पहले देखें जरा। देर आर दिस इज द चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, कुछ मेजर, कुछ सिंपल, कुछ इजी, कुछ डिफिकल्ट, सारी की सारी चीजें हमारे साथ निकल कर आएंगी। हम एक एक करके करना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया था आपको कि आई थिंक दिस इज मेकिंग नॉइज। जैसा कि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में कि ट्रांजेक्शन्स कौन सी वाली ट्रांजेक्शन्स किसको कहते हैं? हिंदी में बोले तो लेन और देन को कहते हैं। आपने लिया और आपने दिया। क्या लिया? हाँ, एक मतलब जब आपकी उम्र से बच्चे थोड़ा सा 1 साल 2 साल आगे बढ़ जाते हैं तो पता क्या बोलते हैं? दिल दिया और दर्द लिया। इज इट अ ट्रांजेक्शन? इज इट अ ट्रांजेक्शन? नहीं नहीं। कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद, है ना, पीछे वाले। शाबाश। ठीक है भाई। अगर आपने दिल दिया और दर्द लिया तो दर्द का इलाज करने के लिए अगर आप डॉक्टर के पास गए तो वो ट्रांजेक्शन कहलाएगी। ठीक है। और तुम रात रात लगे हैं, हमें टाइम नहीं देते, हमें ये नहीं करते। ठीक है। अब स्कूल डीलिंग विद द स्टूडेंट ऑफ योर एज, तो हमें हर साल ऐसे ही देखने को मिलता है। बोर्ड की तैयारियां चल रही हैं जोर शोर से, और भाई लड़का लड़की में युद्ध मचा हुआ है। क्या? तो टाइम नहीं देता मुझे। मैंने कहा टू हेल मेरे टाइम, मतलब बोर्ड को टाइम, तो इसे क्या टाइम देना है तुमने? एनीवे, अभी उस फेस को आने में तुम्हें साल भर लगेगा। ये क्या पता तुमने 10 साल वो फेस बिता भी लिया होगा। ऐसे भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ। लेट्स कम टू द पॉइंट। तो ये लेन देन वो वाला लेन देन नहीं है, ये वाला लेन देन है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन वाला, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वाला लेन देन है। ठीक है। इट मीन्स अ फाइनेंशियल, देखिए जब भी हम बिजनेस के अंदर किसी ट्रांजेक्शन की बात करेंगे तो वील टॉक अबाउट दैट ट्रांजेक्शन जिसको हम मेजर कर सके मनी में, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है। या कोई इकोनॉमिक इवेंट होगी एंटर्ड बाय टू पार्टीज, और उसको हम क्या कर पाए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करके दिखा पाए। अकाउंटिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। ठीक है। ये एग्जांपल के ट्रांजेक्शन्स आपके सामने दिख रहे होंगे यहाँ पर। कोई फाइनेंशियल इवेंट हो जाए जिसे हम मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर पाए। अब जैसे देखिएगा ना, आईपीएल इज एन इवेंट। उस आईपीएल के इवेंट में क्या होता है? लाइट के होते पैसे लगते हैं, ग्राउंड के पैसे लगते हैं, ग्राउंड स्टाफ के पैसे लगते हैं, फील्ड को मेंटेन करने के पैसे लगते हैं, और उससे बढ़कर क्या होता है, जो आपके प्लेयर्स होते हैं उनकी मनी होती है, उनका पैसा डिसाइड होता है। ठीक है। फ्रेंचाइजीज होते हैं, खर्चा करती है उनपे। उनको क्या बेनिफिट मिलता है? आईपीएल का पूरा एक अलग मॉडल है, कभी बात बनेगी तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी नहीं बता सकता। कैपिटल ओनर ने बिजनेस में लगा दी, दिस इज बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ने अपने पर्सनल लेवल से पैसा निकाल दिया, ये भी ट्रांजेक्शन है। गुड्स खरीद ली, एसेट्स खरीद ली, कैश में खरीद ली, उधारी खरीद ली, ये है। सप्लायर को पेमेंट कर दिया आपने, आपने कस्टमर से पैसा ले लिया, आपने सैलरी रेंट पे कर दिया, आपने इंटरेस्ट कमीशन क्या ले लिया। ये सब ट्रांजेक्शन्स हैं, सब सब बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स है। ठीक है। अब कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिन्हें हम ट्रांजेक्शन्स नहीं बोलते हैं, ये आपके सामने दिख रहा है। क्या बोला देखिए जरा ध्यान से। इसका यूज आएगा अब जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना, प्रैक्टिकल चैप्टर, तब हमें पता चलेगा कि यार इनको तो लिखना ही नहीं है हमें। दे आर गिवन इन द क्वेश्चन लेकिन उसको हमें लिखना ही नहीं होता। जैसे किसी बंदे ने बोला आपको फोन करके कि भाई मुझे ना 50,000 यूनिट्स आपके यहाँ से खरीदनी है, मेरा ऑर्डर लिख लो। हमने कहा भाई ठीक है लिख लेते हैं। बोला कब डिलीवर करोगे? हम बोलेंगे एडवांस भिजवा दो, हम आपको डिलीवरी की डेट दे देंगे। अरे ठीक है मैं अभी आपको बताता हूँ। बस आपने नोटबुक में नाम लिखा, काम खत्म कर दिया। हैज ही सेंड द मनी टू यू? नहीं। उसका ऑर्डर पक्का कब माना जाएगा? जब वो कुछ पैसा वैसा भेजेगा आपको, टोकन मनी भेजेगा आपको। आप घर खरीदने जा रहे हैं, आपने बोला घर पसंद है, सामने वाले ने बोला 5 करोड़ का, हमने कहा डन डील, पसंद आ गया हमें। ठीक है। उसने बोला कि 10 लाख रुपीज टोकन मनी दे जाओ, हमने कहा शाम को आते हैं, अरेंज करके आते हैं। शाम तो कोई दूसरा आया, टोकन मनी दे गया, आपका राइट खत्म हो गया। सो अकाउंटिंग में जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे कोई ट्रांजेक्शन मानी ही नहीं जाएगी। यू प्लेस एन ऑर्डर टू समबडी, उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब तक वो मॉनेटरी टर्म में ना एक्सप्रेस हो। हमने बोला हमने 50 लाख का ऑर्डर दे दिया, ठीक है मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, और भाई एडवांस दिया तुमने कुछ, डील पक्की हुई क्या? नहीं हुई। ठीक है जी। अच्छा, किसी एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट कर लिया हमने। ठीक है। हमने, ठेकेदारी होते हैं जो कंस्ट्रक्टर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ठेका भर दिया किसी ने, नहीं कुछ नहीं। ठीक है। सेंट अ फैक्स मैसेज या एसएमएस भेज दिया किसको, सप्लायर को, कोटेशन सप्लायर से मिल गई। ठीक है। आपका मैनेजर रिजाइन करके चला गया, आपने किसी एम्प्लॉय का इंटरव्यू ले लिया। ठीक है, ट्रांजेक्शन हैं, अक्सर होती हैं। पेरेंट्स आ गए किसी स्कूल में बात करने के लिए प्रिंसिपल से, नहीं बिल्कुल नहीं है। पेरेंट्स आए और 50 लाख का डोनेशन दे के चले गए। मॉडर्न स्कूल 12 खंबा, रिकॉर्डिंग में जाए जाने दो। ठीक है। अगर किसी को एडमिशन लेना हो तो भैया क्या बोलना चाहता है, सीधी सीधी बात है, व्हाट यू कैन डू फॉर द स्कूल। पापा बोलते हैं आई कैन गिव यू 1 बस टू द स्कूल।
लो, आओ बैठाओ, बच्चे को एडमिशन हो गया एडमिशन। ठीक है, ऐसा करके। अच्छा, देखिए बिजनेस ट्रांजेक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होंगी भाई, ये हम जान चुके हैं अकाउंटिंग के डेफिनेशन में, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे। क्या बोले हम लोगों ने, मनी या मनी की वर्थ जो होती है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन के अंदर है, ठीक है। यहाँ ट्रांसफर और एक्सचेंज होगा, ट्रांसफर और एक्सचेंज होगा। लाइक व्हाट्स इन, वंशिका, तुमने मुझसे सामान खरीदा और तुमने मुझे 50 लाख दे दिया, मैंने सामान अपने गोडाउन में रखा 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 और रखा ही रह गया। सो इट्स नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। कब होगी वैलिड ट्रांजेक्शन, पैसा आया और सामान गया। ठीक है, यू परचेज अ टिकट फॉर एयरलाइंस, आपने बोला कि चलो कश्मीर चलते हैं, ओ माय गॉश कश्मीर चलते हैं। सो ट्रेजिक है ना, एवरीबॉडी वाज सेइंग इन द फैमिली कश्मीर कश्मीर, मैंने कहा रुक जाओ भाई, अभी रुक जाओ। लेकिन देखो सो ट्रेजिक, एनीवे। सो आपने बोला कश्मीर जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, और आपने क्या कर दिया, एयरलाइंस के टिकट खरीद लिए। तो आप कैंसिल कराते हैं टिकट तो आपका तो लॉस होगा ना। जब आपने टिकट खरीदा, क्या है ये, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। आपने कैंसिल कराया, थोड़ा पैसा आपको मिला, इट इज ऑल्सो बिजनेस ट्रांजेक्शन। लेकिन आप सोच रहे हैं कश्मीर जाने की, सोचना थोड़ी ट्रांजेक्शन होगा। आपने कहा अब कश्मीर नहीं, अब तो हम दार्जिलिंग जाएंगे। ठीक है, नहीं, ये भी ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि मनी और मनी वर्थ। अच्छा देखिए, इसके बाद हमने बोला क्या, ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब आपने कोई चीज खरीदी तो आपके पास से पैसा चला गया, और अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आपके ऊपर लायबिलिटी बढ़ गई। गॉट इट। तो कहीं ना कोई फाइनेंशियल पोजीशन तो चेंज आया। इधर यू सेक्रीफाइस मनी, पैसा सेक्रीफाइस करा, या फिर क्या हुआ, आपके ऊपर लायबिलिटी बढ़ गई। मैंने किसी से 50 लाख का सामान खरीदा, 50 लाख दे दिया, तो क्या हुआ, मेरे पास एसेट्स आ गए और मेरे पास से कैश निकल गया। कुछ ना कुछ तो बदलाव आया ना, गुड्स आ गई मेरे पास। लेकिन मैंने 50 लाख का सामान खरीदा और और क्या करा, पेमेंट नहीं करी, तो सामान तो मेरे पास आ गया, लेकिन अब मेरी लायबिलिटीज बढ़ गई। लायबिलिटीज मतलब आई हैव टू पे समबडी, बढ़ गया वो। वैसा वर्षा, सामान बेचा किसी को, तो क्या हुआ, सामान तो चला गया लेकिन पैसा बढ़ गया। लेकिन अगर हमने उधार बेचा किसी को, तो सामान तो चला गया लेकिन पैसा नहीं आया, तो हमारे डेटर बोलते हैं उसको, भी बताऊंगा, वो बढ़ जाते हैं। और चले, अ, इससे अकाउंटिंग इक्वेशन इन्फ्लुएंस होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन हम 3 चैप्टर बाद, 2 चैप्टर बाद पढ़ेंगे, ठीक है। और मैंने कहा था दो दो इफेक्ट होते हैं, डबल एंट्री पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में, ड्यूअल इफेक्ट। एक को डेबिट, एक को क्रेडिट बोलेंगे, आगे आएंगे डेबिट क्रेडिट भी। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमने बोला ना कि डबल इफेक्ट होता है, तो हर ट्रांजेक्शन के बाद आपकी एसेट्स और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या आएगा, इक्वल आना है। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो देर इज एन अर्थमेटिकल प्रॉब्लम, फिर आपने कुछ ना कुछ एंट्री गलत करी होगी, ठीक है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जस्ट अंडरलाइन इन योर, कहा, ठीक है। अभी रिद्धि है ना, रिद्धिमा, रिद्धिमा ने विंडो ड्रेसिंग करी होगी, उसके घुटने में चोट लगी है ना, ड्रेसिंग करके, ड्रेसिंग नहीं करी ना, कोई बात नहीं। द नेचर ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इज केयरफुली एनालाइज, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ बिजनेस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन ध्यान से देखना जरा, यहाँ हम कई तरह की बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो कि अकाउंटिंग यूनिट से एसोसिएटेड होती हैं, इन्हें इंटरनल ट्रांजेक्शंस बोलते हैं। जैसे मान लो, जैसे मान लिया क्या बोला हम लोगों ने, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स असेट्स। ये डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स असेट्स क्या होता है, बोलो। हाँ हाँ, कैपिटल, दोबारा बोल। अभी आऊंगा ना मैं, अब मैं जब वो ट्रांजेक्शन मांगू तुम्हें मैं वॉलंटियर बना के बुलाऊंगा यहाँ पर, थोड़ा इंतजार कर लो अभी। अरे वेट तो कर, अभी बताता हूँ। कैपिटल क्या होती है, कैसा होता है, समझाऊंगा आपको भी मैं। और जैसे डिप्रिसिएशन क्या होता है जरा समझना। मैंने एक कार खरीदी, डिलीवरी के लिए हमने एक डिलीवरी वैन खरीदी, ठीक है। और डिलीवरी वैन नई नई खरीदी है, तब उस 15 लाख रुपए का मिनी छोटा हाथी खरीद लिया हम लोगों ने, उसे डिलीवरी करते हैं। अब 1 साल 2 साल के बाद क्यों 15 लाख का बिकेगा मार्केट में, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी ना। उसके टायर घिसेंगे, उसके पुर्जे घिसेंगे, फ्यूल लगेगा, थोड़ा आते जाते टक्करें भी लगती हैं, देखा ना। जो टेम्पो वेम्पो वाले उनमें कितनी खरोंचें लगी रहती हैं। कार के अंदर खरोंच लगे तो दिल में, किडनी में, जिगर में, सब जगह दर्द उठता है। लेकिन थ्री व्हीलर वाले को देखा, कोई डग 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 चला रहा है, किसी को ठोक के निकल जाते हैं, उनको फर्क थोड़ी पड़ता है। अगर वो कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, अगर आप किसी थ्री व्हीलर वाले के सामने से, वो जो वो देखे ना अपने ये बड़े वाले रिक्शा टाइप के, उसके आगे से तुम अगर नहीं निकटोगे, वो तुम्हें रगड़ के निकल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वैल्यू तो डेप्रिशिएट होती है ना। तो जो डेप्रिसिएशन है, इससे किसी बाहर वाले को नहीं फर्क पड़ रहा। एसेट्स ऑफ योर बिजनेस इज डिक्रीजिंग एंड इट्स अ लॉस टू यू। तो ये इंटरनल ट्रांजेक्शन कहलाती है। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन कहती है क्या, जब हमारा और किसी बाहर वाली पार्टी के साथ क्या हो जाए, डीलिंग हो जाए।
मैंने गुड्स खरीद ली किसी दूसरे सप्लायर से, सो मैं अपनी फर्म में बैठा हूँ, वो कहीं बाहर बैठा है, इट इज एन एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। ठीक है। सेटलमेंट वैल्यू की भी होती है। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जो कि सामान लेते समय या सामान देते समय पैसे का सेटल हो जाता है। ठीक है। और कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं, क्या होता है, जिनका सेटलमेंट कब होता है, बाद में होता है, कि भाई अभी हम सामान ले जा रहे हैं, कुछ पैसा नकद ले लीजिए, बाकी बाद में करेंगे। इतना डिटेल नहीं जाना है आपको, लेकिन क्योंकि कई बार टीचर पूछते हैं उन एरिया से जिन्हें बच्चे नेग्लेक्ट करते हैं, इसलिए मैंने इसका डिस्कशन आपके साथ यहाँ किया। दोज वर ऑनलाइन, आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ये आप ही की किताब से कंसाइज करके नोट्स बनाए, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिखा। ऑनलाइन में इज इट ओके विद एवरीबॉडी, वट एवर आई एम टेलिंग यू? Yes, sir. ठीक। अब हमने आपको Yes. बताया था ना अकाउंट का मतलब क्या होता था। समरी ऑफ ऑल द इवेंट, यस दैट्स गुड। समरी ऑफ ऑल इवेंट एंड ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू वन पर्टिकुलर हेड। हेड का मतलब मेरी मुंडी नहीं, हेड का मतलब हुआ सैलरी के अंदर कितना लगेगा। हेडिंग का, हेडिंग का मतलब परचेज के अंदर क्या जाएगा, सेल्स के अंदर क्या जाएगा, मशीनरी के अंदर क्या जाएगा, है ना, वेजेस के अंदर क्या जाएगा, रेंट के अंदर क्या जाएगा। ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि आपकी प्रॉपर्टी, जैसे आपके ऑफिस ना मल्टीपल प्लेसेस पर चलते हैं, और हर जगह पे आपने क्या कर रखा है, रेंटल ऑफिस ले रखा है। रेंट ग्रेटर कैलाश का, रेंट लाजपत नगर का, रेंट प्रीत विहार का, रेंट जनकपुरी का, रेंट नोएडा का, अलग अलग जगह पे चलेगा ना। जैसे सिविल सर्विस के कोचिंग सेंटर होते हैं, आपने देखा होगा। जैसे दृष्टि जो था, वो उधर बाढ़ आई थी राजेंद्र नगर, इधर मुखर्जी नगर वाले एरिया में, वो बंद हो गया, 3 बच्चे डूब के मर गए थे सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले। वो सेंटर बंद हो गए, तो उसने क्या किया, सेक्टर 18 की तरफ नहीं, इधर, हाँ, सेक्टर 16 की तरफ उसने एक पूरी की पूरी बिल्डिंग को किराए पे ले लिया। और मेरे ख्याल से नए बैच में शुरुआत करेंगे वहां पर। तो उसका नोएडा का भी सेंटर हो गया। उसका मोतीबाग की तरफ ही एक सेंटर चलता है, उसका मुखर्जी नगर में भी सेंटर था, उनके इलाहाबाद में भी है, प्रयागराज में भी सेंटर है। हर जगह रेंटेड बिल्डिंग है। तो रेंट एक हेड हो गया ना। तो रेंट के अंदर क्या आएगा, प्रयागराज का किराया, नोएडा का किराया, दिल्ली में जनकपुरी का किराया, दिल्ली में लक्ष्मी नगर का किराया, ऐसे करके, तो इट इज वन हेड, रेंट के नाम से चलते हैं। उसको हम अकाउंट बोलते हैं। ठीक है जी। देख रहे हैं, सैलरी हो गया, टेलीफोन एक्सपेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एसेट्स लायबिलिटी, कुछ भी, कोई भी चीज जिसकी मॉनेटरी वैल्यू और जिसको हम डिस्टिंक्टली प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम अकाउंट बोलते हैं। ठीक। अब आती है बारी कैपिटल। भाई ने बुलाया था। हाँ, कैपिटल। चलो जी, कैपिटल का डिस्कशन करते हैं जरा, कैपिटल क्या होता है। अब चाहिए मुझे दो घनिष्ठ यारी और एक तीसरा वक्त, 3 लोग मुझे चाहिए थे। कैसे? और आएंगे मेरे साथ साथ, हम उसका डिस्कशन करेंगे, अभी रुक जाइए। कैपिटल कोई बताएगा व्हाट इज कैपिटल? पढ़े लिखे बच्चे मुझे बताएंगे कैपिटल किसे कहते हैं, बताइए। यू कैन टेल मी व्हाट इज कैपिटल। एंड कौन बोलेगा, बताइए कैपिटल किसे कहते हैं। हाँ जी बताइए, उसको बोलेंगे कैपिटल। बोल बोल। हाँ, ओनर इनटू द बिजनेस, हाँ बिल्कुल सही बात है, बस। ठीक। और कुछ, और कोई? ठीक है, आओ बेटा आगे आओ तुम। आ जाओ, ये मालिक साहब है हमारे बिजनेस के, आ जाओ। ठीक है, पैसा वैसा है कुछ तुम्हारे पास? हाँ हाँ, होगा होगा होगा। ठीक। चाबी क्या चलेगा, अपने फ्लैट की चाबी दे रहा है मुझे? फिर और पैसा नहीं है? कोई ऐसा है जिसके पास पैसा रखा है अभी? आ जा भाई, यहीं रुकना, पैसा लेके आना लेकिन। ठीक है जी। ध्यान से देखिएगा, अब तुम्हारे बाल नहीं चाहिए मुझे। वो ये तो, ओ भाई साहब, ऐसे कर ऐसे कर, ये देख रहे हो भाई साहब, ऐसे कर, नोट वाला मालिक है। ठीक है। हाँ, तो वो कहता है ना, तो बारिश कर दो नोटों की, ये क्या कर रहा है, रिश्वत दे रहा है मुझे। चलो देखते हैं, सुनो इधर देखिए ध्यान से। मैं एक बेचारा अकाउंट, वो ये भी ले। और रुक जा भाई, रुक जा, और रुक जा रुक जा रुक जा। मैं इसे बुलाऊंगा, चल अब तू बैठ जा भाई। ठीक है। इसको भी बुलाएंगे हम लोग। ठीक है। सपोज ये है, मैं एक बेचारा अकाउंटेंट, मुझे इन्होंने हायर करा। इन्होंने बोला कि हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, जरा ध्यान से समझना। तो इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा। इन्होंने बोला, मिस्टर अकाउंटेंट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस, लाओ भी दो। इन्होंने मुझे पैसा दिया। मैंने क्या करा, आंटी में रख लिया। क्या ये मेरा हो गया? क्या ये पैसा अकाउंटेंट का है, बताइए? नहीं ना? नहीं है। ठीक है। जरा यहाँ देखिए, हमने यहाँ लिखा, हम इधर लिख रहे हैं क्या, हम इस जगह पे एक चीज लिखते हैं। अभी देखिए जरा, ये हो गया हमारा, हाँ जी, यहाँ हमने लिखा एसेट्स। ठीक है जी। और यहाँ हम लिखते हैं क्या, कैपिटल। ये व्यक्ति बिजनेस का मालिक था, इसने मुझे पैसा दिया, अकाउंटेंट इसे रख लीजिए। ठीक है, इसने एज अ बिजनेस के मालिक के रूप में मुझे कितना पैसा दिया, देखिए यहाँ पर। इसने मुझे सपोज 1,50,000 रुपीज दिया। कितना पैसा दिया, 1,50,000 रुपये दिया।
अब जरा अकाउंटिंग के अंदर देखिए इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, उससे समझेंगे कि हम एसेट्स किसे कहते हैं, कैपिटल किसे कहते हैं, और लायबिलिटीज किसे कहते हैं। ठीक है, ही हैज गिवन मी 1,50,000 रुपीज। अब अंडरस्टैंड वन थिंग, इन भाई साहब ने मुझे जो पैसा दिया 1,50,000 रुपया, बिजनेस के मालिक थे, इसका दो इफेक्ट तो पड़ेंगे ना। एक, मेरे पास कैश आएगा ना, तो मेरे पास कैश आएगा तो क्या करूंगा मैं, देखिए ये मेरे पास कैश आया, कैश इज एसेट्स और एनीथिंग एल्स टू मी, कैश क्या है मेरे लिए, एसेट्स है ना। कितना पैसा मेरे पास आया, 1,50,000 आया, ठीक है। आई एम एक्टिंग एज एन अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस, ही इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। इसने मुझे 1,50,000 रुपये दिया, मैंने 1,50,000 अपने कैश बॉक्स में रख दिया, बिजनेस के लिए एसेट्स बन गई। लेकिन बदले में मैंने क्या दिया इसको, मैं बिजनेस हूं, पहले तो समझना बिजनेस और मालिक दोनों अलग अलग चीजें हैं, पर बदले में मैंने क्या दिया इनको, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सिर्फ ओनरशिप राइट दिया। ठीक है, तो जरा समझिएगा कि अगर मैं किसी से पैसा लेता हूं और बदले में कुछ नहीं देता, तो आई ओ टू दैट पर्सन और नॉट। ठीक है, ये मुझे पैसा दे रहा है फीस का, और फिर अब मेरी लाइबिलिटी क्या है, मेरी लाइबिलिटी क्या है, मुझे इसको आने वाले 3-4 महीने तक पढ़ाना है। गॉट इट। सिमिलरली, ही इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, इसने बिजनेस को कितना दे दिया, 1,50,000 दे दिया। अब बिजनेस के लिए ये व्यक्ति कौन है, ये वो व्यक्ति है जिसने बिजनेस को क्या दिया, एक तरह से उधार दिया, लोन दिया। लेकिन ये वो व्यक्ति है जिसे बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, इसलिए उसने जो बिजनेस में पैसा लगाया उसे लायबिलिटी नहीं बोलते, उसको एक स्पेसिफिक टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो आपने देखा, जब इन भाई साहब ने मुझे क्या दिया, बिजनेस के लिए पैसा दिया, ये बोले कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, लुक अकाउंटेंट दिस इज 1,50,000 रुपीज, तुम रखो, अब हम काम करेंगे इसका। ठीक है, तो मैंने इनसे पैसा लिया, मेरे पास कैश बढ़ गया, और साथ साथ मेरी क्या बढ़ गई, एक लायबिलिटी बढ़ी। वो लायबिलिटी जो, जिसको मैं नाम क्या देता हूँ, इंटरनल, क्या बोलता हूँ उसको, इंटरनल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी बोला। ठीक, पता चला कि इनके बिजनेस में ना 1,50,000 की जरूरत और है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, व्हाट्स नेम, जैस्मिन, इन्होंने जैस्मिन बोला, बोला जैस्मिन सुनो, मुझे पैसे की जरूरत पड़ रही है, तुम मुझे कुछ पैसा दीजिए, आओ जैस्मिन आ जाओ। जैस्मिन कहते हैं रुक ब्रो, आई एम कमिंग, आजा, आजा ना, पैसा लेके आ भाई। अब ये जैस्मिन, इसके बुलाने पर जैस्मिन आ गई, बोला ठीक है, हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, तुम हमें वापस कब करोगी। अरे ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं इसे बिजनेस के एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। तो जैस्मिन इधर आओ, जैस्मिन ने क्या किया, मैं अकाउंटेंट, इसके बिजनेस के लिए जैस्मिन ने मुझे, इसी को दे दो पहले तुम पैसा, क्योंकि मुझे तो दोगे नहीं। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसने क्या करा, पैसा लिया और इसने मुझे पकड़ा, पकड़ा मुझे, पकड़ा ना, हाँ, इसने मुझे पैसा पकड़ा दिया। क्या ये इसका पैसा था, ही बोरोड फ्रॉम जैस्मीन, और वो पैसा लेके इसने क्या कर दिया, मुझे दिया, मैंने अकाउंटेंट ने फिर से जेब में रख लिया। जैसे ही मैंने पैसा जेब में रखा, क्या हो गया, मेरी कैश में कितना जुड़ गया, 1,50,000। ना व्हाट इज इन माई आंटी, अब मेरे पास टोटल पैसा कितना देखिए जरा, 3 लाख, 3 लाख है मेरे पास टोटल पैसा। गॉट इट। और जरा समझिए, जो इसने पैसा लगाया था, व्हाट्स योर नेम, इसने इसने जो पैसा लगाया था वंश ने, वो तो क्या कहलाया, कैपिटल कहलाया। लेकिन जो इसने जैस्मिन से मुझे उधार करके दिया, क्या ये वही उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जैसे, ये तो ओनर है ना, ये थोड़ी बिजनेस की ओनर है। तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलते हैं क्या, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बोलते हैं। और लाइबिलिटी क्या होती है, ये एक्सटर्नल होती है, क्या होती है, एक्सटर्नल होती है। और वो कितने की हो गई, 1,50,000 की होगी। अब आप दोनों चले जाइए, थैंक यू। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर, बड़ा बड़ा क्या हुआ, बड़ा बड़ा क्या हुआ, जरा मैं दिखाता हूँ आपको। दोबारा देखिए, ये थी हमारे पास क्या, एसेट्स। ठीक है, और जब मालिक ने पैसा लगाया वंश ने, तो क्या हुआ, एसेट्स में कितना बढ़ गया, 1,50,000 रुपीज बढ़ गया। और इधर मेरे पास क्या हो गई, यहाँ देखना, एसेट्स इज इक्वल टू हमेशा किसके बराबर होंगी, लाइबिलिटीज के बराबर होंगी। लेकिन फर्क पड़ गया यहाँ पर, इसने जो पैसा लगाया बिजनेस में, उसको क्या नाम दिया गया, तो उसको नाम दिया गया क्या, कैपिटल नाम दिया गया, कितना, 1,50,000 रुपए का। और आप देख रहे हैं, अ, ये किसके बराबर है, एसेट इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ, कैपिटल के बराबर हुआ। बिल्कुल बेसिक, इसे कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल। बिल्कुल ठीक है, कैश आया, मेरी जेब बढ़ गई, और मेरे ऊपर एक लायबिलिटी बढ़ गई। ऐसा सर अभी बताया था ना, बिजनेस ट्रांजेक्शन से क्या होता है, दोनों चीजें बैलेंस चलती हैं, बैलेंस हो रही है ना। फिर इसको पैसे की जरूरत पड़ी, इसने किसको बोला, इसने बोला जैस्मिन, लुक ब्रो आई नीड मनी, मेरा बिजनेस थोड़ा सा, मुझे पैसे की जरूरत पड़ रही है। उसने कहा ठीक है, तू बोल कितना चाहिए, आवाज कर। उसने कहा 1,50,000। सर अभी आती हूँ, लेके आई, और क्या कर दिया,
प्लस क्या कर दिया इसने, 1,50,000 दे दिया। कैन आई कंसिडर इट एज ए कैपिटल? नहीं कर सकता ना कैपिटल, क्योंकि ये तो बाहर है, ये तो शी इज एक्सटर्नल पर्सन। उसने मुझे 1,50,000 दिया। इससे क्या फर्क पड़ा? इससे मेरा जो एसेट्स थी वो कितने की बन गई, 150 और हो गई। नाउ व्हाट इज माय टोटल एसेट्स? माय टोटल एसेट्स ऑफ 3 लाख, और माय कैपिटल इज व्हाट, 150। और माय लायबिलिटी, ये वाली कौन सी थी? दिस वाज इंटरनल, दिस वाज इंटरनल। और ये वाली क्या हुई? एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल। देखो बेटा समझना, कैपिटल भी लायबिलिटी है और एक्सटर्नल भी लायबिलिटी ही होता है। तो कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल लायबिलिटी। और जो दूसरी लायबिलिटी होती है वो भी क्या है हमारे पास यहाँ पर, क्या है? लायबिलिटीज हैं। ठीक है, इसे लायबिलिटीज कहते हैं। पर अगर मैं यहाँ से इसे हटाऊं तो मेरे पास क्या बना, देखिए मेरे पास क्या हुआ, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। और ये लायबिलिटीज कौन सी वाली है? एक्सटर्नल वाली है। ठीक। अब, हाँ अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, रुक जाता हूँ। अब हमने दोबारा से क्या लिखा, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल और प्लस क्या, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज। ठीक है, इसके ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूं मैं? एक्सटर्नल लिख रहा हूँ। इसके ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूं मैं? इंटरनल लिख रहा हूँ। ठीक है। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि कैपिटल लायबिलिटी क्यों है? वो इसलिए कि बिजनेस का मालिक जब चाहे बिजनेस से पैसा निकाल सकता है। अगर ये बिजनेस का अपना पैसा होता तो क्या कोई इसे निकाल सकता? नहीं निकाल सकता ना। आपका पैसा आपकी जेब में है, कोई आपकी मर्जी के बिना निकाल लेगा क्या? नहीं निकाल सकता। सो हमने बोला बिजनेस और उसके मालिक को दोनों को क्या मान के चलना है? सेपरेट एंटिटी मान के चलना है। मनी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय बिजनेस इनटू द ओनर इनटू द बिजनेस, उसको क्या नाम दिया? कैपिटल। ठीक है। इसने पैसा लगाया था कितना? 1,50,000। ठीक है जी। तो हमारे पास एसेट्स कितने की बढ़ गई? 1,50,000। इक्वेशन बैलेंस है। फिर जब हमने बाहर वाले से पैसा लिया कितना? 1,50,000 रुपीज। अब क्या हो गया मेरे पास? नाउ दिस वैल्यू इज व्हाट, नाउ दिस वैल्यू इज 3 लाख। तो आप देख रहे हैं एसेट किसके बराबर होती है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी की। यही है अकाउंटिंग इक्वेशन। और शायद आपके स्कूल, कुछ बच्चों के स्कूल में चलना शुरू हुआ होगा अकाउंटिंग। किसके स्कूल में शुरू हुआ? ठीक, यू गॉट इट। पता है, बच्चा 12th कर जाता है लेकिन उसे समझ नहीं आता कि एसेट्स कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर क्यों है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है। मैंने अपना पैसा लगाया, कैपिटल। मैंने बाहर वाले से लगवाया, लायबिलिटीज। और देख रहे हैं आप, ये दोनों मिला के तो मेरी एसेट्स बनेगी ना। इसीलिए हाँ हाँ, क्योंकि इसने भी 150 सरेंडर कर दिए, ओनर ने भी सरेंडर कर दिए। बिजनेस के पास टोटल फंड कितने का हो गया? 3 लाख का हो गया। तो अब आपने देखा 3 लाख इज इक्वल टू 150 प्लस 150। तो यही तो है अकाउंटिंग इक्वेशन। इसी को अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं हम लोग। ठीक, इज दैट क्लियर? तो ऑनलाइन में एवरीबडी इज ओके अबाउट दिस? आपको पता चला? कोई डाउट है किसी के मन में? कोई डाउट बताइए। Yes. हाँ, डाउट है तो बोलो, व्हाट इज योर डाउट? No, sir, no doubt. आइए पढ़ते हैं इसको अब। किसको बोलेंगे कैपिटल भाई, किसको बोलेंगे कैपिटल? लिखा, क्या लिखा है? क्लेम ऑफ ओनर्स और प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस। मालिक, अच्छा सुनो, अब जब बिजनेस बंद होगा तो बिजनेस, अब बिजनेस अगर बंद होगा तो सबसे पहले हम बाहर वाले का पैसे देंगे। तो सबसे पहले किसका पैसे देंगे? जसविन का पैसे देंगे, विद इंटरेस्ट देंगे। उसके बाद अगर बचा तो मालिक को मिलेगा, नहीं बचा तो क्या होगा? नुकसान हो गया। तो अल्टीमेटली बिजनेस अगर बंद होता है तो सबसे पहले लॉस किसका होगा? आउटसाइडर्स का होता है। ठीक है। और आउटसाइडर्स के बाद किसका होगा? फिर ओनर का होगा। देखिए बिजनेस को कोलैप्स करने की बात करो, खत्म करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसने उधार दे रखा है, मिले ना मिले क्या कह सकते हैं उसको? हमें थोड़ी पता कि पैसा मिलेगा ना मिलेगा। लेकिन अगर बिजनेस प्रॉपर फॉर्मल तरीके से बंद हो रहा है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? बाहर वाले का पैसा वापस करते हैं। उसके बाद हम ओनर का पैसा वापस करते हैं। लॉस की तो सिचुएशन ही अलग है। लॉस में तो ओनर से ज्यादा किसको नुकसान होता है? आउटसाइडर्स को होता है। तो क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पर? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर किसको बोलेंगे? सोल प्रोपराइटरशिप में बोलेंगे। और बाय पार्टनर्स बोलेंगे तो कौन पार्टनर्स होगा? इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। अब सुनो ध्यान से, 3 लाख रुपीज मेरे पास आ गया। ठीक। अब मैंने बोला, फिर वंश को बोला मैंने कि सर देखो, हमें ना एक फैक्ट्री की जरूरत है और उसमें कुछ मशीनें चाहिए, फैक्ट्री के लिए हमें जमीन चाहिए। ठीक है। तो वंश ने अपने छोटे भाई को बोला कि भाई मुझे ना जमीन चाहिए। उसने कहा ठीक है यार, ग्रेटर नोएडा में मेरी जमीन रखी है, चल तुझे दी। इसने कहा पैसा? उसने कहा यार जब तेरा बिजनेस चल जाए तब दे देना मुझे पैसा। ठीक है। तो आउटसाइडर यानी कि बाहर वाला व्यक्ति आपके बिजनेस में पैसा लगा सकता है या आपको एसेट्स दे सकता है। अब जरा देखिए इस केस में क्या होने वाला है, देखिए।
जब इसके भाई ने मुझे क्या दिया, इसके भाई ने, मैं अकाउंटेंट हूं ना, इसके भाई ने मुझे कितने 5 लाख रुपीज का पीस ऑफ लैंड दे दिया। अब क्या होगा? मेरी एसेट्स में क्या दिख रहा है? मेरी एसेट्स में कैश दिख रहा है, और मेरी एसेट्स में क्या दिख रहा है? लैंड दिख रहा है। लैंड कितने का हो गया? 5 लाख का। अब मुझे बताइए, वो जो लैंड है, विल इट बी इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी? लैंड क्या है बताओ? लैंड की जो वैल्यू है, लैंड तो मेरे लिए एसेट्स हो गया, लैंड की वैल्यू है वो क्या है मेरे लिए? एक्सटर्नल ये तो है नहीं ना। ये जो 150 थे ये किसके नाम पे थे? ये जैस्मीन के नाम पे थे। जैस्मीन इज माई क्या? क्रेडिटर। और प्लस कर दूंगा यहाँ पर कितना, मान लो कितना, 5 लाख। बता भाई, तुम्हारे किसी कजन वजन भाई का नाम बता क्या है? हाँ, अंश। तो ये हमने लिख दिया क्या? अंश के नाम पे। अब जरा ध्यान से देखना, अभी भी अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर है ना? क्या हुआ? मेरे पास एसेट्स के नाम पे क्या, कैश कितने का है? 3 लाख का। लैंड कितने का? 5 लाख का। मेरी एसेट्स का टोटल कितना है? 8 लाख। अब मैं इधर लायबिलिटी में जाऊं, तो ओनर की कैपिटल कितनी है? 150। जैस्मिन के नाम पे लायबिलिटी कितने की? 150 की। और ये अंश भाई साहब के नाम पे लायबिलिटी कितने की है? तो मेरी टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी है? 5 और 650। इंटरनल लायबिलिटी कितनी है? 150। 8 लाख। 8 लाख। अकाउंटिंग इक्वेशन मैचेस। और डबल एंट्री का इफेक्ट है। मेरे पास जमीन आई, तो हमने क्या लिख दिया? एसेट्स में लिख दिया। और जमीन के बराबर मेरी लायबिलिटी भी तो बढ़ी, तो हमने उस तरफ लिख दिया। ठीक है। अच्छा सुनो, अब क्या होता है कि अचानक मुझे तुरंत से 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी। तो मैंने कहा, मालिक 1 लाख चाहिए। उसने कहा ठीक है। अंश ने क्या करा? 1 लाख रुपए का कैश दे दिया। अब 1 लाख रुपए का कैश दे दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ मेरा 1 लाख तो जुड़ जाएगा। ठीक। अब वो जो 1 लाख है, विल इट बी एक्सटर्नल लायबिलिटी और इंटरनल लायबिलिटी जो ओनर दे रहा है? इंटरनल लायबिलिटी। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर? 1 लाख यहाँ पर और जोड़ दूंगा। अब आप देखिए, अब मेरी इंटरनल लायबिलिटी कितनी हो गई? 250 की। मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी की? 650 की। एंड व्हाट इज माय टोटल एसेट्स नाउ? 5 और 3 8, 9 लाख रुपीज की। एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है। देख पा रहे? किसी को डाउट? तुम्हारा क्या डाउट से बताइए। अब क्लियर है या डाउट है अभी भी? अंदर कुछ तो है अभी, थोड़ा सा है। हाँ बोल। हाँ हाँ। आंसर से क्या कर दिया? नहीं। हाँ, फिर क्या हुआ? हाँ हाँ। उसके बाद जाके, नहीं बेटा समझ बात को, अंश ने हमें 5 लाख रुपए की जमीन वैसी ही दे दी है, पैसा देके थोड़ी दी है। तो नहीं हो सकता। तुम बोलो कि भाई मेरे पास ना, मुझे पैसा चाहिए, भाई बोलता किस लिए चाहिए? हमने कहा जमीन खरीदने। उसने कहा क्या कर रहा है, कहाँ जमीन खरीदने? मैंने कहा ग्रेटर नोएडा। कह रहा ग्रेटर नोएडा मेरा प्लॉट पड़ा था, ले ले, रख ले। हमने पेपर वर्क करा, रख लिया उसको। हमने कहा पैसा? कह रहा भाई तुझे अगले साल दे दूंगा। तो हो तो गया ये। और लेकिन अच्छा सुनो, तब आपके पास कितना पैसा था? टोटल 1 लाख था ना? टोटल कितना था? 4 लाख था। लेकिन इससे मैं भी जमीन नहीं खरीद सकता ना। अच्छा मान लो अब मेरे पास ये सिचुएशन है, मेरे पास 5 3 8 और 9 लाख का मेरे पास कैश पड़ा है। तो 250 की मेरे पास कैपिटल और बाकी मेरे पास है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से समझना। मैंने इस पूरे 9 लाख रुपए में से माइनस कर दिया 2 लाख रुपीज का कैश। 2 लाख का कैश माइनस कर दिया, और बदले में क्या कर दिया? 2 लाख रुपीज का एक प्लांट ले लिया। अब बताइए क्या हुआ? मेरा कैश कम हुआ 2 लाख से, तो मेरा प्लांट बढ़ा 2 लाख से। इज देयर एनी इफेक्ट ऑन एसेट? नो। व्हाट इज एन इफेक्ट ऑन द कैपिटल? नथिंग। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द लायबिलिटी? नथिंग। अपने पैसे से काम किया मैंने, हो गया। ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करता, मैं पैसा खर्च ना करता और क्या करता, 2 लाख रुपए की मशीन खरीद लेता। कैसे खरीद लेता? उधार खरीद लेता। तो क्या मेरी कैपिटल बढ़ती? ना। क्या बढ़ती? मेरी लायबिलिटी बढ़ती। कितने की? 2 लाख रुपीज की बढ़ती। अब भी जरा इक्वेशन देखिए क्या है। 5 और 3 8 10 11। वो भी देखिए, मिला के देखिए, 11। एसेट इज इक्वल टू क्या? लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसे अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। होपफुली आप लोग समझ पा रहे होंगे इसको। और आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ध्यान रख के चलना। बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स। तो कैपिटल इज ए लायबिलिटी टू द बिजनेस टुवर्ड्स द ओनर, है ना? वंश का बिजनेस है, वंश ने जो भी मुझे पैसा दिया, वो किसके लिए क्या है? लायबिलिटी है। इज इट ओके? समझ में बात आई कि कैपिटल लायबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि हमने मालिक से पैसा तो ले लिया, लेकिन बदले में कुछ नहीं दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इन फ्यूचर ओनर कैन क्लेम हिज मनी फ्रॉम द बिजनेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम।
और जिसको भी हमें पैसा देने का ऑब्लिगेशन होता है वो हमारे लिए लायबिलिटी है। लेकिन फर्क है, वो ओनर है, उसे कैपिटल बोलेंगे। बाहर वाला पैसा लगाए तो क्या बोलेंगे, उसे लायबिलिटी बोलेंगे, लोन बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन कैपिटल नहीं बोलेंगे। अब एक बात समझना जरा, मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ आप, अब मुझे बताना, आप लोग जवाब देंगे। बोरोड फ्रॉम ब्रदर, बोरोड फ्रॉम ब्रदर 5 लाख रुपीज, बताइए बिजनेस के लिए क्या है, कैपिटल है लायबिलिटी है? क्या है? लायबिलिटी। बोरोड फ्रॉम ब्रदर एंड इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, अब क्या है? क्या है? हाँ? अ, इधर आओ, देखो ध्यान से, इधर आ, इधर आ। हाँ, देख भाई, ध्यान से समझना, और तुम भी इधर आओ, जल्दी इधर आ। ये एक एक्सटर्नल पकड़ जरा, ये आउटसाइडर है बिजनेस के लिए, ठीक है? सपोज ये बिजनेस का मालिक है, ठीक? तो मैंने बोला, मालिक मुझे ना 15,000 रुपए की जरूरत है बिजनेस में लगाने के लिए। इसने कहा ठीक है, अभी बता, अरेंज करता हूँ। इसने फोन लगाया, सागरी बोला, सागरिका मुझे ना 15,000 रुपए की जरूरत है, ठीक है? अब देखो ट्रांजेक्शन समझना। सागरिका आती है, और ये ओनर है बिजनेस के, ठीक है? सागरिका बोलती है, भाई मैं 15,000 ले आऊं, क्या करूं इसका? ठीक है? तो ये बोलता है, अकाउंटेंट को दे दो। मैं अकाउंटेंट, मैंने ले लिया, ठीक है? मैंने पैसा किससे लिया? सागरिका से बोल लिया, ठीक है? और क्या बोल के लिया? लोन बोल के लिया ना, ये तो ठीक है, पकड़ो इसको। अब क्या होता है, ये कहता है, सागरिका तुम आ गई हो, आओ मेरे मेरे ऑफिस में आ जाओ। सागरिका उधर जाइए, जाइए उधर जाओ। और सागरिका ने पैसा मुझे दिया, किसे दिया? मुझे तो नहीं दिया, पकड़ाओ इसको। इसको मिल गया पैसा, ठीक है जी। अब सागरिका को बोला, सागरिका तुम जाओ, तुम्हारा हिसाब हम बाद में देख लेंगे, ठीक है? नाउ वट एवर ट्रांजेक्शन हैपन्स, दैट हैपन्स बिटवीन सागरिका एंड द ओनर, है ना? मैंने पूछा, सर पैसा वैसा करो, तुम चिंता मत करो, पैसा मैं तुम्हें दे दूंगा। सागरिका बैठी है, ठीक है? अभी मेरे पास आके बोलते हैं, तुम्हें कितने पैसे की जरूरत है? मैंने कहा हाँ भाई, पैसे की, तो उसने मुझे 15,000 रुपये दे दिया, ठीक है? अब मुझे बताइए, ये पैसा मेरी नॉलेज में किसने मुझे दिया? उन्होंने दिया। सो ही बोरोड फ्रॉम समबडी एंड इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, इसे कैपिटल बोलेंगे। लेकिन जब ये क्या कर रहा है, सागरिका को सामने लेके आता है और अकाउंटेंट को बोलता है, लुक दिस मनी इज गिवन बाय सागरिका, इसे बुक में नोट कर लो। तब मैं क्या बोलूंगा उसे? लोन बोल के नोट करूंगा। तो प्लीज अंडरस्टैंड, बोरोड फ्रॉम ब्रदर, borrowed from brother is what? Liability. Borrowed from brother and invested into business is what? Capital है, ठीक है? Borrowed from wife, है ना? बोल बीवी तो अपनी है, हाँ, लेकिन बिजनेस की थोड़ी है, बिजनेस वाइफ दोनों अलग अलग हैं, ठीक है? Borrowed from wife, तो क्या होगा? वाइफ्स लोन हो गया। लेकिन borrowed from wife एंड इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, तो क्या बन गया? कैपिटल बन गया। ये जब आप जनरल एंट्रीज करेंगे, जब अकाउंटिंग क्वेश्चन करेंगे, तो ये चीज ध्यान रखना है कि borrowed from somebody is what? Liability. But borrowed from somebody, और फिर हम अकाउंटेंट को बोलते हैं, लुक आई ब्रॉट इट फॉर यू, तो क्या बन जाएगा? कैपिटल बन जाएगा, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे इसका। आई होप एवरीबडी इज ओके, ऑनलाइन में भी। अच्छा, अब एक और चीज देखिए जरा, ध्यान से समझना। ये एक लाइन बोल रहा है, कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर आउटसाइड लाइबिलिटीज। आ जाइए जरा देखिए, मुझे कैपिटल निकालनी है, ये कैपिटल निकालनी है, सपोज मुझे कैपिटल कैलकुलेट करनी है, तो मैं कैसे करूंगा? इक्वेशन है ना मेरे पास, ये इस इक्वेशन को थोड़ा सा और ठीक कर देते हैं। अब आप देखिए जरा यहाँ पर, ये मेरे पास एसेट्स है, देखिए यहाँ पर एसेट्स, ठीक है? ये मेरे पास कैपिटल है, और ये मेरे पास क्या है? लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज को हमेशा आप एक्सटर्नल बोल के चलेंगे, दैट विल बी बेटर। कितना था पिछले में हमारे पास? 9 लाख के हमारे पास क्या था? एसेट्स था। कैपिटल कितने की थी? हाँ, 5 3 8 9, 11 लाख कर देते। 11 लाख था ना हमारे पास, 11 लाख। एसेट्स मेरे पास कितने की थी? 11 लाख की, ठीक है? और मेरे पास कैपिटल कितने की थी देखिए, और दो 250 की। कितने की थी? 2,50,000 की प्लस। और मेरे पास ये कितना था देखिए यहाँ पर, वो 150, 5 6 2 8, 850 कितना था? 8,50,000, ठीक है जी। तब हमारे पास क्वेश्चन में लाइन क्या लिखी थी? कैपिटल इज व्हाट? एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी कर जाऊं तो क्या बचेगा मेरे पास? कैपिटल बचेगा। तो ये क्या है? एक्सेस ऑफ एसेट्स, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर व्हाट? लायबिलिटी। अरे मैथ्स की सिचुएशन है भाई, मुझे कैपिटल कैलकुलेट करना है, नहीं दे रखी है मेरे पास। मेरे पास क्या दे रखा है? मेरे पास एसेट्स दे रखी है, यानी कैलकुलेट कैपिटल कैसे? टोटल ऑफ एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी, इट इज व्हाट? कैपिटल। कर सकते हैं ऐसा?
या अगर मैं बोलूं क्या, अगर मैं बोलूं कि कैलकुलेट लायबिलिटीज, तो कैसे निकालूंगा? टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स में से क्या माइनस कर दूंगा? कैपिटल माइनस कर दूंगा, आई विल गेट व्हाट? लायबिलिटीज। ऐसा कर सकते हैं हम लोग। ठीक है जी। तो वो जो लाइन बोल रही थी वो यही बात बोल रही थी क्या, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इज कॉल्ड व्हाट? कैपिटल। क्या कहते हैं उसको? कैपिटल। देख रहे हैं ना, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, अभी बताया आपको। और इसे क्या नाम से पुकारा जाता है? ओनर्स इक्विटी भी बोला जाता है, इसे नेटवर्थ भी बोला जाता है, इसे इंटरनल लायबिलिटी भी बोला जाता है, इसे प्रोपराइटर फंड भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, है ना? व्हाट इज प्रोपराइटर फंड, व्हाट इज इंटरनल लायबिलिटी, व्हाट इज नेटवर्थ? ये, इसको अलग, इसके सिनोनिम्स हैं कैपिटल के, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है इसको। करेक्ट जी। ठीक है, चलिए। कैन यू प्रोसीड फर्दर नाउ? सो लायबिलिटीज अभी बाद में डिस्कस करेंगे, कैपिटल आपको क्लैरिटी के साथ आया, ठीक? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब जरा यहाँ देखिए एक और चीज। ये मेरे पास एसेट्स है, ठीक है? ये एसेट्स मेरे पास, इसमें गुड्स भी हैं, इसमें फर्नीचर भी, इसमें मशीनरी भी है, ठीक? मैंने क्या किया, इसमें से 1 लाख रुपए का सामान बेचा, बेच दिया मैंने क्या बेच दिया? स्टॉक बेच दिया। बदले में मुझे क्या मिल गया? 1 लाख रुपए का क्या मिल गया? कैश मिल गया। कोई इफेक्ट पड़ा यहाँ पर? इज देयर एनी इफेक्ट हियर? इज देयर एनी इफेक्ट हियर? इज देयर एनी इफेक्ट हियर? नहीं, कोई इफेक्ट पड़ा? बताइए, 1 लाख का सामान बेचा और 1 लाख कैश आ गया। लेकिन हुआ क्या अब कि मेरे पास से 1 लाख का स्टॉक निकला, ओनर ले गया पर्सनल यूज के लिए। ठीक है जी। ओनर पर्सनल यूज के लिए क्या लेके चला गया? 1 लाख रुपए का स्टॉक लेके चला गया। ये छोड़ो 1 लाख रुपए का स्टॉक, चलो स्टॉक ही मान लेते हैं। तो मेरी एसेट्स कम हो गई 1 लाख से, और ओनर पैसा लेके चला गया, पैसा नहीं लेके उसके बराबर गुड्स लेके चला गया। अब क्या होगा बताइए? नहीं, रिकॉर्ड तो होगा वो, क्योंकि हाँ, इससे कम होगा वो, क्या कम हो जाएगी उसकी? बिजनेस में जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हो जाएगा ना। हम बोल रहे हैं भाई पैसा वापस करो, ही सेज नहीं, हम बाद में देंगे। हमने कहा दे दो, वरना फिर हम। अच्छा बताइए मुझे, अगर ओनर से बिजनेस 1 लाख रुपए की गुड्स लेके चला गया, तो मैं इधर से 1 लाख कम करूंगा, तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा ना, डबल एंट्री का इफेक्ट है, इधर से भी कुछ कम होना चाहिए ना। तो क्या कम होगा? बाहर वालों को पैसा कम कर दूंगा क्या? नहीं ना, क्या कम करेंगे हम? कैपिटल कम करेंगे। तो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, एनी अमाउंट विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, उसे बिजनेस एक्सपेंस नहीं बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। एनी गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? ड्राइंग्स बोलेंगे। तो बिजनेस अगर पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा विड्रू करता है बिजनेस से, तो उसे क्या बोला जाता है? ड्राइंग्स। दैट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, एंड दैट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ काइंड। काइंड का मतलब दयालुता नहीं है, काइंड का मतलब गुड्स होता है। कैश और काइंड में होता है। ठीक है जी। तो जो ड्राइंग्स होती है, ड्राइंग्स, ये जो ड्राइंग्स होती है, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ काइंड। काइंड का मतलब होता है नथिंग एल्स बट गुड्स। ये, अब आगे देखिए आपके डेफिनेशन में क्या लिखा है। अमाउंट गुड्स और एसेट्स भी हो सकती है, कि भाई आपके ऑफिस में कंप्यूटर लगा था, थोड़ा काम नहीं कर रहा था, मैंने कहा मैं घर ले जा रहा हूँ, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? इसको हम काइंड में बोल सकते हैं। और जो काइंड है वो गुड्स भी हो सकती है, और क्या हो सकती है? एसेट्स भी हो सकती है। आई होप आपको गुड्स और एसेट्स का डिफरेंस मालूम होगा। जो बिजनेस में आप खरीदते हैं रीसेल करने के लिए, उन्हें गुड्स बोलते हैं, और जो बिजनेस में खरीदते हैं आप रखने के लिए, यूज करने के लिए, उन्हें एसेट्स बोलते हैं। जैसे गारमेंट का बिजनेस है, कपड़ा खरीदा, शर्ट खरीदी, पैंट खरीदी, वो सब कहलाएंगे गुड्स। लेकिन कंप्यूटर खरीद लिया, एसेट्स। अलमीरा खरीद ली, एसेट्स। रैक खरीद ली डिस्प्ले के, एसेट्स। शोरूम खरीद लिया, एसेट्स। फर्क है दोनों में। क्या चीज? गुड्स इज ऑल्सो एन एसेट्स, लेकिन दीज आर द एसेट्स विच आर परचेज फॉर रीसेल। तुम रियल एस्टेट डेवलपर हो, तुम बिल्डर हो, तुम्हारे लिए प्लॉट, कोठी, पेंट हाउस, डुप्लेक्स, सब तुम्हारे लिए गुड्स हैं। लेकिन मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए तो एसेट्स है ना। तो जो जिस चीज में डील करता है उसके लिए वो चीजें गुड्स कहलाती हैं। अब जैसे मान लो कंप्यूटर बेचने वाला बंदा है, उसके लिए कंप्यूटर और कंप्यूटर एसेसरीज क्या है? गुड्स हैं। लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए क्या है? वो ऑटोमोबाइल डीलर है, उसके लिए कार क्या है? इन्वेंट्री है, गुड्स है ना उसके लिए तो। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है उसके लिए क्या है? एसेट्स है। ठीक है जी। ऐसा करके चलते हैं। और चलिए, और ड्राइंग्स बोल दिया, ड्राइंग्स। अब आपने देखा ड्राइंग से क्या होता है? मालिक का जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट था वो रिड्यूस होता है ना, अभी बताया एक एग्जांपल से मैंने आपको। ड्राइंग इज ऑल्सो इंक्लूड एनी पर्सनल एक्सपेंसेस ओनर पेड बाय द बिजनेस
फॉर एग्जाम्पल पेइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पेइंग इनकम टैक्स। अरे भाई ये बताइए कि बिजनेस जो है उसकी इनकम पे वाला टैक्स, मतलब ओनर की इनकम का टैक्स बिजनेस क्यों भरेगा? ओनर की लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस क्यों भरेगा? ठीक है, अच्छा लेकिन एक बात बताइए, जरा ध्यान से ना, चैलेंजिंग चैलेंजिंग क्वेश्चन तो खैर कुछ नहीं है। ठीक है, मान लिया जाए, मान लीजिए जयदीप यहाँ पर है, ठीक है। जयदीप किसी कंपनी में क्या करते हैं, काम करते हैं, सीईओ हैं। और जयदीप ने क्या करा, उन्हें सहेली जो इनके बिजनेस की क्या है, फाइनेंस मैनेजर है, उनके लिए रोलेक्स की एक वॉच खरीद ली। पैसा कहाँ से निकाला? बिजनेस से निकाला। ठीक है, समझना। जयदीप है, जयदीप की सहेली है, जयदीप सीईओ हैं, सहेली सीएफओ हैं। और सहेली के बर्थडे में इन्होंने क्या कर दिया, बिजनेस से पैसा निकाला और एक रोलेक्स की महंगी, करीब करीब 60-70 लाख की घड़ी खरीद कर गिफ्ट कर दी। बताइए, इसे ड्राइंग्स मानेंगे या एक्सपेंस मानेंगे? बताइए बताइए। क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ। अरे भैया, जयदीप जो है वो किसी बिजनेस के सीईओ हैं। जयदीप की एक सहेली है ना, महिला मित्र हैं, जिनके साथ इनकी स्नेह की डोरी बंधी हुई है। ठीक है, ऐसे ही नहीं देगा किसी को गिफ्ट, ऐसे तो नहीं देगा ना। 70 लाख की वो भी। इन्होंने क्या किया, उस महिला मित्र को, जो इनकी सहेली है पक्के वाली, उनको 70 लाख रुपए की क्या कर दिए, एक रोलेक्स की घड़ी गिफ्ट कर दी उससे बर्थडे पे। पैसा बिजनेस से लगा दिया। ये ड्राइंग्स है या एक्सपेंस है? अरे वो तो सीएफओ और सहेली दोनों है, वो तो मैं समझ रहा हूँ। हाँ। ना ना ना, देखो ये खट्टा मीठा थोड़ी क्रैक जाएगी, खट्टा और मीठा दोनों होगा। या तो ड्राइंग्स होगी या नहीं होगी। तो जैस्मिन क्या होगा ये? ड्राइंग्स होगा, क्योंकि सहेली अपनी, इसलिए ड्राइंग्स हो गया। बिजनेस से निकाल के दिया ना। नाउ लेट अस सी द डिफरेंस। हाँ, पर आप बताएंगे, आप बताइए क्या होगा। कैपिटल ड्राइंग्स में कंफ्यूज हो रही है। कैपिटल बिजनेस में लगा हुआ पैसा, ड्राइंग्स बिजनेस में लगा हुआ पैसा निकाल दिया पर्सनल यूज के लिए, बस। बताइए वंशिका, आप बताओ। कितने लोग ड्राइंग्स करते हैं? ये तुम लोग ड्राइंग्स नहीं बोल रहे हो? कितने लोग ड्राइंग्स बोल रहे हैं, हाथ खड़ा करें। नहीं नहीं नहीं, सब एक ही समझदार आदमी है ना, बोलो। यू गाइस आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, सब गलत हो। अब जरा समझिए क्या होता है, अगर मालिक अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवा दे तो वो तो ड्राइंग्स कहलाएगा। लेकिन मालिक अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करा दे तो वो तो भाई क्या हो गया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हो गया ना। वो तो क्या हो गया। अच्छा सुनिए, देखा ना कंपनीज क्या करती है, अपने एम्प्लॉय को मेडिकल भी देती हैं, कन्वेंस भी देती हैं, गाड़ी का खर्चा भी देती हैं, घर का किराया भी देती हैं। दैट्स अ बिजनेस एक्सपेंस। तो चलिए, जयदीप अगर सीईओ थे, उनकी सहेली सीएफओ थी तो बिजनेस की एम्प्लॉय ना। और एक बिजनेस का सीईओ अपने डिस्क्रिप्शन से किसी को कुछ भी इंसेंटिव, बोनस, गिफ्ट बोल के दे सकता है। अब जयदीप ये थोड़ी बोलेगा अकाउंटेंट को, सुनो अकाउंटेंट, सहेली के नाम पे लिखो प्यार भरा गिफ्ट, ऐसा थोड़ी बोलेगा। क्या बोलेगा? ठीक है, क्या बोलेगा, इंसेंटिव टू, उस लड़की का नाम लिखेगा और उसको बोल के बिजनेस एक्सपेंस बोल के दे देगा, एंड इट इज बिजनेस एक्सपेंस। लेकिन अगर जयदीप की सहेली सीएफओ ना होती, किसी एयरलाइंस में सीएफओ होती, किसी दूसरी जगह में सीएफओ होती, तो उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है, उसको ड्राइंग बोलते हैं, बशर्ते कि जयदीप सीईओ के साथ ओनर भी होता, है ना, ओनर होता तब। अगर जयदीप भी एम्प्लॉय है, वो भी एम्प्लॉय है, तब तो कोई सेंस बनता नहीं है ना। सीईओ जो होता है जनरली एम्प्लॉय होते हैं। ठीक है, बहुत कम केसेस में क्या होते हैं, वो ओनर होते हैं। हाँ, वो तो बिजनेस एक्सपेंस है, सीधी सी बात है, बिजनेस एक्सपेंस है। आप अब, अरे मैंने पिछली बार आपको बताया था, शायद नहीं बताया था, सावजी ढोलकिया, नाम सुना किसी ने? नहीं सुना किसी ने? अरे बाप रे, ऐसा कैसे हो गया? सावजी ढोलकिया का नाम नहीं सुना आप लोगों ने? ये देखिए, कैसे ढूंढेंगे भाई यहाँ से, सर्च, सावजी, सावजी ढोलकिया, ये वाला करते हैं। ये देखिए, इनका सुनिए भाई साहब, ये कौन है देखिए जरा, देख रहे हैं क्या लिखा है? और ये ये रिकॉग्नाइज फॉर इज जनरस एक्ट, गिफ्टिंग कार्ड्स टू एम्प्लॉइज, सपोर्टिंग वेरियस सोशल कॉजेज। ये भाई साहब ऐसे हैं, इन्होंने क्या करा कि 2024 में
अपने एम्प्लॉयज को 4 मर्सिडीज जीएलएस क्लास की दी थी, 20 गाड़ियां, 50 घर। हर साल दिवाली में ऐसा करते हैं लोग। ठीक है, सावजी ढोलकिया ये व्यक्ति हैं। तो देखिए, ये भाई सब वो हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है इनके बारे में, और अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए, आ, इनका इनका रिकग्निशन जो थी, रिकग्निशन तो खैर नहीं आ रहा, इनकी फिलंथ्रॉफी के बारे में कुछ लिखा है इन लोगों ने। करियर में नहीं जाएगा, ये करियर के अंदर नहीं जाएगा, रिकग्निशन नहीं। तो भाई साहब बड़े चमत्कारी व्यक्ति हैं, बहुत शानदार है, हटा देते हैं इनको। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपने अपने एम्प्लॉयज को दिवाली के टाइम पे, ही इज फेमस, 100 करोड़ रुपए का गिफ्ट, मतलब ऐसा ऐसा करके देते। लेकिन ये होता है ना, ऐसे नहीं रैशनल किसी को उठा के दे दिया। इन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है। क्या बना रखा है पता है? कि अगर आपने 20 साल सर्विस करी, आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी थी, और बहुत सारे पैरामीटर है, बिल्कुल न्यूट्रल ट्रांसपेरेंट तरीका है। ठीक है, तो चार पिछले दिवाली में 4 लोगों को मर्सिडीज का जो सबसे हायर एंड वाला वो था, वो उसने गिफ्ट करा। उसे पिछले दिवाली में इसने करीब करीब 120 करोड़ रुपए के गिफ्ट दिए थे। जिनके पास घर नहीं थे उन्हें घर दिए, जिनके पास घर थे उन्हें गाड़ी दी, जिनके पास घर गाड़ी दोनों थी, बोले ना घर गाड़ी, बीवी दे दी। ऐसा नहीं था, बीवी के गहने दिए, है ना, ये तो बोलते हैं ना क्या चाहिए, घर है, गाड़ी है, बंगला है। ऐसा नहीं था, वो नहीं करते ये। इन्होंने घर दिया, गाड़ी दी, और अगर घर गाड़ी थी तो क्या करा, अगर मतलब फिर उसको कैश दिया, कैश भी अगर था तो उनको पूछा क्या चाहिए तुम्हें, और 10-10 लाख वैल्यू के गहने दे दिए उन्होंने अपनी, उनके वाइफ्स को वगैरह को। ऐसे करते हैं। तो ये सब क्या कहलाएगा, ड्राइंग थोड़ी कहलाएगी भाई, बिजनेस एक्सपेंसेस हैं ये। गॉट इट, क्लैरिटी रहेगी बिजनेस। लेकिन अगर सावजी ढोलकिया अपने बेटे की शादी में क्या करते हैं, बिजनेस के पैसों से 100 फ्लैट गिफ्ट कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता, ड्राइंग्स कहलाता। सावजी ढोलकिया अपने बिजनेस से अपनी पूरी फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस करा देते तो क्या कहलाता, ड्राइंग्स कहलाता। सावजी ढोलकिया अपनी पूरी फैमिली को बिजनेस के खर्चे पे इजिप्ट के टूर पे ले जाते तो क्या कहलाता, ड्राइंग्स कहलाता। गॉट इट। बेटा बोल तो रहे हैं, अगर तुम बिजनेस के खर्चों को और अपने खर्चों को मिला दोगे, देखो अब, सुनो सुनो सुनो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, अकाउंटिंग करते समय इमोशनल नहीं होते हैं। तुम इमोशनल हो रहे हो, बिजनेस भी मेरा, खर्चा भी मेरा, एम्प्लॉयज भी मेरा, तुम अकाउंटिंग नहीं कर पाओगे फिर। दिस इज बैड। व्हाई यू आर कैरिंग फोन विद यू, व्हाई डिडंट यू सबमिटेड इट? हो गया ना काम, तो यू स्टे इन द क्लास नाउ, लेट, वंडरफुल। फोन नहीं देखेंगे, वरना डिफरेंस फैलता है। ये लड़का इमोशनल हो रहा है, बिजनेस भी तो मेरा ही है, एम्प्लॉय भी तो मेरे ही है। ठीक है भाई, हमने पहली लाइन क्या बोली, बिजनेस और मालिक को अलग अलग लेके चलेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल से समझिए, कि भाई मानो कि आपके पास क्या होता है, आपकी बिजनेस की जो इनकम है, या बिजनेस का जो रेवेन्यू है, आपके बिजनेस का जो रेवेन्यू है, मतलब जो आपके पास कमाई होती है, आपके बिजनेस का जो रेवेन्यू है, मान लो वो 50 लाख रुपीज है। ठीक है, कितना है, 50 लाख रुपीज। और आपके जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस खर्चे हैं जो आपके, मान लो 30 लाख रुपीज के हैं। करेक्ट? तो भाई आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए, प्रॉफिट 20 लैक्स होना चाहिए, प्रॉफिट। करेक्ट? लेकिन अगर इस 30 लाख में से बिजनेस के एक्सपेंस सिर्फ 10 लाख थे, 20 लाख मालिक के खर्चे थे, तो क्या ये ट्रू एंड फेयर पिक्चर है बिजनेस की? बिजनेस की इनकम को बिजनेस के एक्सपेंस से मैच किया जाना चाहिए ना, या बिजनेस के एक्सपेंस को मालिक के खर्चों के साथ भी मिला देना चाहिए? हाउ विल यू गेट ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द बिजनेस, जब आप बिजनेस के एक्सपेंस को, बिजनेस की इनकम को बिजनेस के एक्सपेंस से मैच करोगे ना? तो दैट इज वाई बिजनेस और मालिक के खर्चों को अलग अलग लेके चलते हैं। मालिक के खर्चों को क्या अच्छा सुनो, हमने बिजनेस का कोई खर्चा किया तो उससे हमें कुछ रिटर्न मिलेगा ना। मालिक के हुए खर्चे पे क्या रिटर्न मिलना, कुछ नहीं मिलना। इट्स अ डेड कॉस्ट, इट्स एन एब्सोल्यूट लॉस। वो लॉस कौन झेलेगा, मालिक। इसीलिए उसकी कैपिटल से उसे माइनस कर देते हैं। इट गोज इन दैट वे। अब तुम्हारा क्या डाउट था? हाँ, हाँ बिजनेस, बिल्कुल। अरे भैया सुनो, मुकेश अंबानी क्या करते हैं, अपने बिजनेस से 70 करोड़ 80 करोड़ रुपए का क्या लेते हैं, सैलरी लेते हैं। मालिक है वो तो। अब अगर वो क्या करेंगे, 80 करोड़ बिजनेस से निकालेंगे। भी देखा ना उसने, मुटकू की शादी करी थी, सॉरी सॉरी मुझे नाम भूल गया था, मैंने इसलिए बोला था, क्या नाम था उसका, अनंत भाई की शादी करी थी, कितना पैसा खर्च करा? तो 12-13, 1-1 करोड़ की तो उन्होंने सल्लू भाई को घड़ी गिफ्ट करी थी, 12-13 करोड़, ऐसा थोड़ी था। ज्यादा खर्च करा था, मोर देन 2,000 2,500 करोड़ रुपए उसने खर्च करा था। ठीक है, ये सब रिलायंस इंडस्ट्री के खाते से निकला है पैसा। ठीक है,
ठीक है, और क्या बोलते हैं, पब्लिक रिलेशन एक्सपेंसेस बोलेंगे उसको, पीआर कॉस्ट बोलते हैं। अलग अलग हेड होते हैं, इनकम टैक्स एक्ट आपको परमिशन देता है, आपसे यूज करें। इसीलिए बहुत चालाकी से मुकेश अंबानी अपने बिजनेस से अपने आप को सैलरी देता है, हालांकि पूरे बिजनेस का मालिक है वो। क्योंकि अगर ओनर बिजनेस से सैलरी ले रहा है तो ये तो बिजनेस का एक्सपेंस है। लेकिन अगर वो 80 करोड़ रुपया सालाना लेगा तो सैलरी बोल के लेगा तो ड्राइंग्स कहलाएगा ना फिर, तो बिजनेस की तो वर्थ कम होगी उससे। सुनील भारती मित्तल हो गया, आजिम हाशिम प्रेमजी हो गया, ये नारायण मूर्ति का नाम सुना है? नारायण मूर्ति के दामाद का नाम क्या था बताइए जरा? ऋषि सुनक। ऋषि सुनक की बेटी का बीवी का नाम क्या था? नारायण मूर्ति की बेटी है, ठीक है। उनका एक पोता टेंगलू सा 16 महीने का। नारायण मूर्ति ने अपनी कंपनी के शेयर उसे कर देके बहुत सारे शेयर उसके नाम पे करे थे, और पता है कितना? अभी अभी कुछ दिन पहले उसको कितने का, मेरे ख्याल से 120 करोड़ रुपए के डिविडेंड का फायदा हुआ उसको, उसका डेंगले जितनी उम्र ने उससे ज्यादा का ऐसा हो गया। इक्विटी दे दी, अपने बिजनेस के शेयर दे दिए उसके नाम पे, और फिर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा। तो छुटकू जो था ना 16 महीने का, उसको भी करीब करीब 120 करोड़ का फायदा हुआ। इट वॉज ए न्यूज इन द न्यूज पेपर। तो बिजनेस अलग अलग तरीके से खेल करते हैं। आइए यहाँ देखते हैं। लायबिलिटी हमने बोला था, क्लेम ऑफ अमाउंट्स अगेंस्ट द एंटिटी और एंटरप्राइज। कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि हाँ आपने हमें इतना पैसा देना है, वो क्या कहलाएगा? लायबिलिटी कहलाएगा। गॉट इट? और हमने बोला लायबिलिटी दो तरह की होती है, कौन सी? इंटरनल और क्या होती है? एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी को क्या नाम दिया था? कैपिटल। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या थी? आउटसाइडर्स लायबिलिटी। और दोनों का एक डिफरेंस मैंने अभी आपको अच्छे से बताया, ठीक है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, ठीक है, और एक होती है कंटिंजेंट लायबिलिटी, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला, क्योंकि लोगों को इसका मतलब ही समझ में नहीं आता। मैं बताऊंगा अभी आपको, पहले समझते हैं। करंट लायबिलिटी का मतलब है नहीं कि हाथ लगाओ जुर्र करंट लगेगा, नो। इट हैज नथिंग टू डू विद इलेक्ट्रिसिटी करंट, कुछ नहीं है। करंट लायबिलिटी विच इज टू बी पेड विद इन 12 मंथ। आज क्या है? 25 अप्रैल है। अगले साल 25 अप्रैल तक अगर आपको कोई पैसा पे करना है किसी व्यक्ति को, तो वो क्या कहलाएगा? करंट लायबिलिटी कहेगा। बट इफ ये एक साल के बियॉन्ड चला जाए तो क्या बोलेंगे उसको? नॉन करंट लायबिलिटी बोलेंगे। लेकिन एक बात समझना, अभी जब आप बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे ना, तब आपको बड़ा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। बिजनेस स्टडीज में लायबिलिटी तीन तरह की होती है: शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से कम की, मीडियम टर्म मतलब 1 साल से 5 साल की, और लॉन्ग टर्म मतलब 5 से ज्यादा की। बिजनेस स्टडीज में ऐसा होता है। स्क्रैप इट, अकाउंटेंसी में ऐसा कुछ नहीं होता। दो लायबिलिटी, 1 साल और कम की करंट, 1 साल से ज्यादा की नॉन करंट, बस इतना बोलते हैं। करंट लायबिलिटी टू पेड विद इन द फाइनेंशियल ईयर, नॉन करंट लायबिलिटी पेड बियॉन्ड वन फाइनेंशियल ईयर। जैसे आपके पापा ने क्रेडिट कार्ड स्वाइप करा। क्रेडिट कार्ड का मतलब समझते, मैंने बताया था। डेबिट कार्ड मतलब आपका पैसा, क्रेडिट कार्ड मतलब बैंक का पैसा। आपने डेबिट कार्ड यूज किया, अटक से मैसेज आएगा आपके बैंक अकाउंट से पैसा कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर आपने क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, तो आपको मैसेज आएगा कि तुम्हें इतना देना है। ये मैसेज नहीं आएगा आपका पैसा कम हुआ, ठीक है जी। सर ओके। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपके पेरेंट्स ने क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करा, और 50 डेज का टाइम होता है, उतना चुका दो, नहीं चुकाओगे तो क्या होगा? फिर इंटरेस्ट लगेगा, वैसा करेगा, ठीक है। क्या आपके पेरेंट्स उस क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को 5 साल तक चलाएंगे क्या? लूट जाएंगे। 24%, 24% इंटरेस्ट लगता है, कई बार 36% इंटरेस्ट लगता है। यानी 1 लाख पर 1 साल में 36,000 देना पड़ जाएगा भैया आप। और सुनो, ये 2% इंटरेस्ट मंथली होता है, 3% इंटरेस्ट मंथली होता है, साल में 36,000 का इंटरेस्ट बन जाता है। वो भी कंपाउंड होता है, नहीं पे करोगे तो बढ़ता जाएगा। नो, दैट इज व्हाट करंट लायबिलिटी। योर पापा के क्रेडिट कार्ड का बिल इज व्हाट करंट लायबिलिटी फॉर हिम। लेकिन अगर आप पापा ने क्या कर दिया, एक घर ले लिया लोन पे, और घर के लोन की क्या करते हैं? ईएमआई देते हैं, और ईएमआई देनी है 15 साल तक, वो क्या कहलाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी। तो बेटा समझना, अगर हम बिजनेस छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशन के लोन लेता है और जो 1 साल में पे करना होता है, तो क्या कहते हैं उसे? करंट लायबिलिटी। लेकिन अगर बिजनेस ने 1 साल से लंबा लोन ले लिया, तो क्या कहलाएगा वो? नॉन करंट लायबिलिटी कहलाएगा। देखिए यहाँ पर ये रहा, लायबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर अ पीरियड मोर देन अ ईयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन्स और डिवेंचर एग्जांपल है इसका। विच इज पेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, ये सारे उसके एग्जांपल्स हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब अकाउंटिंग में 1 साल और उससे कम है, लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज्यादा का बनता है। कोई डाउट? बोलिए।
तो वो तो नॉन करंट कहलाएगा। अकाउंटिंग में एक 12 महीने से ऊपर क्या बन जाएगा, नॉन करंट है आपका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। कंटीजेंट लायबिलिटी कहते हैं, जरा समझ लीजिएगा कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है। मैं एक और एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। अ, किसी ने अभिषेक बच्चन का नाम सुना है ना? अभिषेक, है ना? कौन है वो? हाँ, अभिषेक बच्चन। और वो क्या करते थे कि उनका एक प्रेशर कुकर है जिसका नाम है प्रेस्टीज। सुना है किसी ने प्रेशर कुकर? ठीक है। प्रेस्टीज की ना एक टैगलाइन है, मालूम है किसी को? मैं दिखाता हूँ, देखिए। ये देखिए आप, प्रेस्टीज प्रेशर गैस कुकर, रुक जाओ, रुको रुको रुको, कुकर टैगलाइन, बड़ी मजेदार टैगलाइन है, ध्यान से सुनना। आओ भाई ढूंढे जरा, क्या लिखा है? पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है? जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। बड़ी पॉपुलरिटी रेट। मैं अब इसकी वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि टाइम खराब होगा। काम की बात करते हैं, ठीक है जी। इसका एड, ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन आइडियल कपल, ये एडवर्टीजमेंट करते थे इसका, ठीक है जी। तो किसी भाई साहब ने देखा कि अब नई बीवी है तो चलो नया प्रेशर कुकर लाते हैं, बढ़िया खाना बनाएंगी। वाइफ ने क्या करा, प्रेशर कुकर लगाया। और वाइफ जो थी वो कॉर्पोरेट कल्चर में पली हुई थी, उसे घर के काम काज आते नहीं थे, लेकिन अब पति इतने प्यार से प्रेशर कुकर ले आया, इस स्लोगन को देख के उसने आलू वालू उबालने के लिए डाले, अंडे वंडे उबालने के लिए डाले, प्रेशर कुकर ढंग से लगाया नहीं, ठीक है। और वो जो वाइफ थी, वो मतलब जो भी उनका रंग था, जैसा भी रंग था, प्रेशर कुकर क्या बम ब्लास्ट हुआ और वाइफ अंग्रेज बन गई। समझ रहे? मतलब मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मैं इतने गलत तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मतलब प्रेशर कुकर फटा और जो पानी उबला वो उनके चेहरे पे गिरा और उनका रंग बदल गया भाई, बदल गया रंग, ठीक है जी। किसी तरह से हॉस्पिटल की तरफ भागे, सब कुछ करा, वो सब काम हुआ, ठीक है। चला गया ना पीछे से, हाँ पता चला रिकॉर्डिंग में जा रहा है। ये पता चला मास्टर क्या क्या सिखाता है बच्चों को, ये घर जाके बोलेगा पापा जो बीवी से करे प्यार प्रेसी से कैसे करे इनका। पापा कह रहे पुत्र हो गया क्या तुझे? कह रहे सर ने डायलॉग सिखाया था। एनीवे, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कि ये जो मैं सिखाने जा रहा हूँ इसके पीछे कंसेप्ट है। तब क्या हुआ कि आदमी को बड़ा गुस्सा चढ़ा, उसने क्या करा कि वाइफ को तो पहले इमरजेंसी में बर्न वाले में भर्ती कराया, इलाज के पैसे वैसे खर्च कर दिए। वकील को फोन करा, वकील उसके तो ब्रो केस करना है प्रेस्टीज के ऊपर। तेरा क्या केस करना है? तेरा यार तेरी भाभी अंग्रेज बन गई, फिर फट गया। तेरा कैसे फट गया? तेरा कैसे भी फटाओ, वाइफ तो अंग्रेज बन गई ना, ठीक है। अब क्या करना है भाई? तेरा मुकदमा करना है उस कंपनी पर, सड़ा हुआ कुकर दिया, वो बड़ी बुरी बुरी टैगलाइन थी, हम करते हैं बीवी से प्यार, लेकिन अब अंग्रेज से कैसे प्यार करेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इट्स नॉट डन। मुकदमा डाल दिया कंपनी के ऊपर। प्रेस्टीज के एडवोकेट के पास चिट्ठी पहुंच गई भाई, है ना, ऑफिस में उनके होते हैं कॉर्पोरेट लॉयर। अब जरा समझिए, उसने पता क्या मुकदमा डाला, कि मेरी वाइफ का चेहरा बिल्कुल बदल चुका है, और ये वो नहीं है जिसे मैं सपनों में देखा करता था, जो मेरी एल्बम में थी शादी की, ये वो नहीं है, ठीक है। अब मुझे बहुत शौक लग रहा है, 15 करोड़ का कंपनसेशन, इसका इलाज कराएंगे, प्लास्टिक सर्जरी कराएंगे, वो कराएंगे वो कराएंगे, ठीक है। समझिएगा, क्या प्रेस्टीज कंपनी के ऊपर वो 15 करोड़ लायबिलिटी है? कैन एनीबडी आंसर? somebody filed a case against प्रेस्टीज कंपनी कि तुम 15 करोड़ दोगे क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारी वाइफ अंग्रेज बन गई। क्या बोले बेटा? अभी तो पूछ रहा हूँ तुमसे, क्या है वो लायबिलिटी, क्या है वो लायबिलिटी, है या नहीं है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, केस तो चलेगा ही, ठीक है। आओ जरा समझे अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहते हैं इसको। सो एनी लायबिलिटी, अभी लायबिलिटी कब बनेगा प्रेस? देर आर टू सिचुएशन, या तो प्रेस्टीज वाले कंपनी केस मुकदमा हार जाए, हार गए, हार गए, मान लो हार गए, क्या हुआ, उसने प्रूव कर दिया लड़के ने कि भाई हमने इंस्ट्रक्शन फॉलो करे थे, हमने ये करा था। कैसे प्रूव कर दिया? वो होता ना, नई नई वाइफ के साथ व्लॉग बना रहे होते हैं, हाँ, हनी कुकर में आलू डाल रही है, अंडे डाल रही है, अब कुकर बंद कर दिया, मतलब दे फॉलोड एवरी इंस्ट्रक्शन। अब सीटी हो चुकी है, फिर टाइम लैग भागता है शुरू करके, फिर दिखता है 4 सीटी बज रही है, तो सीटी उड़ रही होती है हवा में, कुकर धवा में, ऐसे करके। ही हैज अ वीडियो रिकॉर्डिंग, ही इज फॉलोइंग एग्जैक्टली ऑल द इंस्ट्रक्शन, शी इज फॉलोइंग। उसने प्रूव कर दिया कि हमने सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करते, क्वालिटी खराब थी, नुकसान हो गया, ठीक है जी। कोर्ट ने केस एडमिट कर लिया और क्या कर दिया,
15 करोड़ का कंपनसेशन वगैरह सेंक्शन कर दिया, मतलब थोड़ा कम ज्यादा कर दिया, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड सिचुएशन वन, कि वो कंपनी केस हार गई। अब कंपनी केस हार गई तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, 15 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा, 15 करोड़ रुपए पे करना पड़ेगा, ठीक है जी। और अगर कंपनी केस जीत गई तो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब आप समझिए, एनी लायबिलिटी विच मे अराइज इन फ्यूचर ड्यू टू हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, उसे कहते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं उसे? कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। ये देखिए क्या नाम क्या, कंटिंजेंट, कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलते हैं उसको, कंटिंजेंट लायबिलिटी। भाई आपको कब देना पड़ जाएगा, कब देना पड़ जाएगा आपको? जब आप केस हार जाएंगे तब देना पड़ जाएगा, ठीक है जी। केस जीत गए तो आपको कुछ नहीं देना, ठीक है। तो देर इज नो श्योरिटी कि इट इज एग्जैक्टली योर लायबिलिटी और नॉट, कोई श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी कब होगी? जब आप केस हार जाएंगे तो ये लायबिलिटी कब बनेगी? इन केस यू लूज द कोर्ट केस, नहीं तो नहीं है। तो देखिए जरा क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पर। अबे कहाँ चला गया, ये कौन आ गया? ओ सॉरी, ये आगे देखिए। There are liabilities which will become payable only on the happening of some specific events, otherwise not. ठीक है, they are not shown in the balance sheet। ठीक है जी, अब जरा समझिएगा, ये बैलेंस शीट में नहीं शो होती हैं तो कैसे होती हैं, जरा सोइए। यहाँ देखिए, ये बैलेंस शीट जो बनती है ना, बैलेंस शीट, और क्या लिखा है उसने? जैसे ये बैलेंस शीट का मैं भाई वैसे एग्जांपल बना के दिखा रहा हूँ, अभी सिखाया नहीं मैंने बैलेंस शीट आपको। यहाँ हम लाइबिलिटीज बोलते हैं, यहाँ हम एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ रुपीज बोल के बोलते हैं, यहाँ रुपीज बोल के बोलते हैं। बैलेंस शीट का शॉर्ट फॉर्म लगाया मैंने, ठीक। सपोज ये बैलेंस शीट आपने ऐसे बना ली, ऐसे बना ली और ऐसे बना ली, ठीक। अब ये कह रहा है ना कि इट इज शोन एज ए फुट नोट इन द बैलेंस शीट, ठीक है, फुट नोट। ठीक है, क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, हाँ, दक्ष। अब दक्ष क्या है, किसी फॉर्म के अकाउंटेंट है, ठीक है। और इन्होंने क्या करना है कि उस कंटीजेंट लायबिलिटी को फुटनोट के रूप में लिखना है। तो ये क्या करेंगे, पेपर में बैलेंस शीट बनाएंगे और फिर यहाँ पर अपना, ये इनका पैर है ना, ऐसे 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 ऐसे, 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 ठीक है। ये इनके नाखून है, ऐसे ऐसे, ठीक है। पैर का निशान ऐसे छापा, ऐसे नाप दिया, और क्या बन गया ये, फुट। और फिर यहाँ लिखा जाता है क्या, नोट। और लिखा जाएगा देयर इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी, देयर इज अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म, ठीक है। और वैसे करके तो बैलेंस शीट नीचे क्या बोल के दिखाया जाएगा, फुट नोट। मजाक समझ रहे हो? ये देखो, ये लिखा है भाई, बाइबल है, टेलर है, क्या लिखा है देखो जरा, फुट नोट। कहाँ? जस्ट बिलो द बैलेंस शीट, है ना। तो ये ऐसे क्यों करते होंगे फुट नोट? ताकि ऑथेंटिसिटी पता चले। ये तो राक्षसी पैर लग रहा है, लेकिन मतलब उसके तो सुंदर सलोने पैर होंगे, ऐसे करके लिखा जाएगा, है ना। ना? तो खुश मत हो, मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं होता, फालतू की बात है, ठीक है। ये फुट नोट का मतलब ये थोड़ी हो किसी का वैसे कोई मतलब 12 नंबर का जूता पहनता हूँ। मेरे एक स्टूडेंट था आर्मी पब्लिक स्कूल का, 7-2 है वो, 7-2। वही है, बड़ा भाई कहता हूँ उसका भी मैं, ठीक है। डेलोइट में काम करता है, सीनियर मैनेजर है। जब चलता है तो हवाएं चलती हैं उसके चलने से। बास्केटबॉल टीम को मतलब हरा ही नहीं पाता, एपीएससी टीम को हरा ही नहीं सकता, बास्केटबॉल की टीम को, ऐसा था वो। उसका पैर इतना बड़ा है यार, कैसे लगाएगा कोई फुट नोट? नथिंग लाइक दैट। हटाओ इसको, फालतू की चीजें हैं, ठीक है। फुट नोट का मतलब होता है सिंपली यहाँ एक नोट लिख दिया जाता है, नोट, ऐसे नोट बैलेंस शीट के नीचे, इसलिए फुट नोट बोल रहे हैं कि देर इज अ लायबिलिटी, देर इज अ लायबिलिटी अगेंस्ट पेंडिंग सूट अगेंस्ट द कंपनी, ऐसा करके उसको फुट नोट बोलते हैं, ठीक है। तो कई लोगों के मन में गलत फहमी चली जाती है कि भाई किसी अकाउंटेंट की फुट के नोट के साथ चलेगा, ठीक है। अब जरा छोटे से एग्जांपल देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड। अच्छा, किसी को मालूम है, मैंने बिल्स रिसीवर और बिल्स पेबल की बात करी थी आपके साथ, कि कुछ लोगों ने किताब क्लास में पढ़ी नहीं मेरे साथ। रिकॉर्डिंग के टाइम पे बताया था ना मैंने आपको एंट्रीज क्या होता है। रिकॉर्डिंग जब करते हैं ट्रांजेक्शन को तो कैसे करते हैं, कैश बुक में करते हैं, है ना, परचेज बुक में करते हैं, सेल्स बुक में करते हैं, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक। बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं भाई? अ बिल अगेंस्ट विच यू हैव टू रिसीव मनी इन फ्यूचर, उसे क्या बोलते हैं आप लोग? बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो किसी को आपने सामान बेचा, और उसको सामान बेचा, ओके भाई अभी दरवाजा खुला सकते हैं? किसी को आपने सामान बेचा, ठीक है, और बोला कि वो सामान जो है उसका पैसा हम कब देंगे आपको, 10 महीने 15 महीने बाद देंगे। आपने कहा नहीं नहीं, तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुम हमें राइटिंग में दो। उसने राइटिंग में दे दिया। तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जो कि अटेस्टेड है
जो कि वेरीफाइड है, जिसके अगेंस्ट आपको पैसा मिलेगा कब? 4 महीने 3 महीने बाद। अचानक आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई, आप अपने बैंक में जाते हैं, बैंक को बोलते हैं लुक बैंक, दिस इज बिल्स रिसीवेबल, आई एम सपोज टू गेट मनी, मुझे पैसा मिलेगा इसके अगेंस्ट 3 महीने बाद, तो मुझे अभी दे दो। बिल था 20,000 का, बैंक ये फैसिलिटी देता है, ये डिस्काउंट योर बिल। बैंक बोलता है 20,000 का बिल है, ऐसा करो, हम तुम्हें 1,000 कम करके 19,000 अभी दे देंगे। ठीक है जी, आपको जरूरत है, आपने कहा दे दो। अब क्या हुआ? अगेंस्ट 20,000 का बिल, हाउ मच मनी यू गॉट? 19,000 रुपीज। 1,000 क्या हो गया? डिस्काउंट। तुम्हारे लिए फायदा था या नुकसान था? लॉस था, उसे डिस्काउंट चार्जेस बोलते हैं। ठीक है, सो यू गॉट हाउ मच मनी? 19,000। ठीक है जी। अब 3 महीने बाद देर आर टू पॉसिबिलिटी, जिस पार्टी से बिल लिया था उसने बैंक को पेमेंट कर दी, तो आपके ऊपर कोई लायबिलिटी थी? अब नहीं थी ना। लेकिन अगर उस बिल के अगेंस्ट उस पार्टी जिसने आपको बिल दिया था उसने पेमेंट नहीं करी, रिफ्यूज कर दिया पेमेंट करने से, अब क्या होगा? अब बैंक किसे पकड़ेगा? किसको पकड़ेगा? मुझे पकड़ेगा ना। तो मेरे लिए ऊपर क्या बढ़ गई अब? 19 की नहीं, 20,000 की लायबिलिटी बन गई ना। सो अब बिल इज डिस्काउंटेड, मे मेट इन फ्यूचर, मे नॉट मेट इन फ्यूचर, उस पर डिपेंड करता है कि ये मेरी लायबिलिटी होगी या नहीं होगी। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड बोलते हैं। क्या लिखा है? इन केस बी आर डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक इज डिसऑनर्ड बाय द एक्सेप्टर ऑन द ड्यू डेट, फर्म बिकम लायबल टू द बैंक। और अगर डिसऑनर नहीं हुआ, पेमेंट दे दी उसने, विल इट बी लायबिलिटी ऑन मी नाउ? नहीं है। तो जब तक वो 3 महीने पूरे नहीं होंगे, तब तक ये मेरे लिए क्या है? कंटीजेंट लायबिलिटी है। ठीक है, मुझे क्या लिखना पड़ेगा? फुट नोट में लिखना पड़ेगा, भाई हमारे अगेंस्ट क्या है? कंटीजेंट लायबिलिटी। इज इट ओके? पीछे से ऑनलाइन में बताइए मुझे, इज इट ओके विद यू? व्हाट इज लायबिलिटीज फॉर बिल डिस्काउंटेड? क्वेश्चन आएगा कि बताइए इसका नेचर क्या है, तो आप बताएंगे कंटीजेंट लायबिलिटी है। ये अभी हमने बताया लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंडिंग सूट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। बोला मैंने आपसे, कोर्ट में एक मुकदमा आपके खिलाफ पड़ा हुआ है, अगर आप हार गए तो आपको पैसा देना पड़ जाएगा। बोला ना, बीवी से करे प्यार, प्रेसी से कैसे करे इनकार, वो वाला। ठीक है। और एक बड़ी खतरनाक चीज होती है भाई, पता है क्या? उसको देखिए जरा, अंडरस्टैंड। आपका दोस्त कोई इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, उसने बैंक से ले लिया 50 करोड़ का लोन। बैंक कहता है गारंटर लेके आओ। आपने कहा भाई मैं हूं ना ब्रो, आई एम हियर, चल जहां चलना है। आपने बॉन्ड भर के दे दिया कि आई स्टूड एज अ गारंटर टू द लोन ऑफ 50 करोड़ टेकन बाय माई फ्रेंड। अब मुझे बताइए, अगर आपका दोस्त पैसे भर रहा है टाइम पे, तो विल इट बी लायबिलिटी ऑन यू? जिस दिन उसने डिफॉल्ट करा उस दिन बैंक किसे पकड़ेगा? आपको पकड़ेगा ना, आपको। विल बी लायबिलिटी। बट इज इट अ प्योर लायबिलिटी ऑन योर पार्ट? नहीं ना। कौन सी लायबिलिटी? क्यों कंटीजेंट है? इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ ओरिजिनल लोन बाय द बोरोवर, तब आप लायबल बनेंगे। अगर वो पे करता चले जाए तो काहे के लिए? तो भैया लाइफ में कभी किसी के गारंटर मत बनना, मत बनना। ठीक है, वरना बंदे ने लोन नहीं, पहले होता था पता है, आज से करीब करीब 25 साल पहले, कि गारंटर बन जाओ, बैंक कुछ नहीं करता था। अब अगर आपने गारंटर बने, तो बैंक क्या करेगा? आपकी प्रॉपर्टी भी ले जाएगा उठा के। सो बैंक के गारंटर नहीं बनते कभी भी। बोलिए, क्यों नहीं करते भाई? तुम अगर बिजनेस चलाओगे तो तुम्हारे पापा बोलेंगे मैं बन रहा हूँ गारंटर, नहीं बनेंगे ना। हाँ बेटा, तू पराया बच्चा है फिर, नहीं बनेंगे। ठीक है। आई हैव टेकन अ होम लोन, माय फादर स्टूड एज ए गारंटर। ठीक है, तुम्हारे पापा कैसे नहीं बनेंगे भाई? ऐसा नहीं होता। अगर आप लोन लेते हैं तो ब्लड रिलेशन के गारंटर को मान लिया जाता है। ठीक है, आपके फादर स्टूड एज ए गारंटर, हो जाएगा। बोलिए। अरे भाई समझो, तुम्हारे दोस्त ने बैंक से लोन ले लिया और तुम्हें बुला लिया कि सर आप मैडम आप मेरे गारंटर बन जाओ। गारंटर का मतलब क्या होता है? बैंक चाहता है ना कि पैसा वापस आए। बैंक किसी व्यक्ति को गारंटर रखता है कि भाई तुम गारंटी दो कि ये तुम्हारा, अच्छा चलो ठीक है। सुनो, आपने देखा होगा ना, जब कोई बंदा किसी केस में अरेस्ट होता है तो बेल बेल होती है, बेल। बेल के लिए कैसे? बेल के लिए लोग आते हैं फिर, जमानती बोलते हैं उनको, गारंटी देते हैं। क्या देते हैं वो जो जमानत देने वाले लोग? क्या होते हैं पता है उसका असली इम्प्लीकेशन क्या होता है? सपोज आपका कोई फ्रेंड क्रिमिनल केस में फंस गया, आप चले गए कोर्ट से ऑर्डर लेके, और आपने बोला मैं इसकी जमानत करा रहा हूँ, मतलब बेल करा रहा हूँ। बेल कराते समय आपके सिग्नेचर वहां साइन होते हैं, ठीक है, और आप गारंटी देते हो कि अगर कोर्ट में कोई मुकदमे में ये नहीं आया, तो यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। वो भी बड़ा मुश्किल काम होता है, जमानत देना किसी के नाम की। ऐसा करते हैं, ठीक है। तो कोर्ट कई बार क्या करता है कि श्योरिटी अमाउंट 10 लाख 15 लाख 20 लाख जमा करवा लेता है।
कि अगर तुम भागे तो ये पैसा खत्म कर देंगे। और कई बार क्या होता है, उस पैसे की बात नहीं करता, तीन चार जो वेल रिनाउंड जिनके खिलाफ कोई केस नहीं होता, उनको क्या करते हैं, गारंटर बनाते हैं। एक मजेदार चीज बताता हूँ आपको, ठीक है। दिल्ली में ना स्कूल टीचर्स बहुत सारे, मैं दिल्ली के टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ कई बार। तो वहां पर क्या होता है कि देयर इज अ ट्रेंड, आज से करीब करीब 20 साल पहले तक भी ये ट्रेंड था कि हरियाणा के बहुत सारे लोग जो होते थे वो टीचर बन जाते थे, क्योंकि बीएड करा आराम से नौकरी, अब पता नहीं कैसे ना कैसे करके नौकरी लग जाते थे। तो आई मेट वन पर्सन, मैंने पूछा भाई तू, तेरा इतना किले जमीन ये वो दुनिया भर की बातें, मैंने कहा भाई फिर क्यों नौकरी कर रहा है तू टीचर की। कह रहा भाई मतलब क्या बताऊं, मतलब अंदर की बात है। मैंने कहा बोल दे अब अंदर की बात क्या है। कह रहा वो है ना, परिवार में कोई जमानत करने वाला भी तो होना चाहिए। नहीं समझी। उस बंदे ने सरकारी नौकरी क्यों ज्वाइन कर रखी थी, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता है उसकी जमानत सबसे एप्ट मानी जाती है। तो मैंने कहा तेरे बाकी भाई करा खाए पिए ऐश करे हैं। मैंने कहा फिर क्या, कह रहा कोई फंस फंसा जाए भाई तो फिर जमानत करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, वो इसलिए कर रहे थे नौकरी, तो और किस खातिर करें, ले जमीन पड़ी है हमारी। मैंने कहा ऐसे में तू क्या पढ़ाएगा बता। उसने मुझे, बंदे ने मतलब, मैं आई वाज टीचिंग स्टूडेंट टीचर्स, वो भाई साहब बहुत तंग कर रहे थे, बहुत तंग कर रहे थे। ठीक है, चलो किसी तरह से मैंने 1.5 घंटे का सेशन पूरा करा। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब क्या मतलब क्या करते हो आप। कह रहा कुछ नहीं जी टीचर हूँ। कैसे क्या पढ़ा रहे हो आप। कह रहा पढ़ाना किसने भाई। मैंने क्यों करी तूने नौकरी। तब उसने डिटेल में मुझे बताया कि जमानती चाहिए होता है परिवार में एक, इतने केस हो जाते हैं ऐसा करके। सो एनीवे, तो ये गारंटर जो है ना ये, आप किसी के गारंटर बने, एंड इफ इन केस द पर्सन मेक्स डिफॉल्ट, देन यू विल हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, देन इट बिकम्स योर लायबिलिटी टू पे ऑफ द लॉ, अदरवाइज नहीं। इसलिए क्या बोलते हैं उससे, कंtingent लायबिलिटी बोलते हैं। इज इट ओके। तो क्या हमने तीन एग्जांपल लिए, लायबिलिटी फॉर डिस्काउंटेड बिल, नंबर दो इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पेंडिंग केस ऑफ लॉ, और तीसरा क्या बोला, व्हेन ए पर्सन शुड गारंटर फॉर एनी अदर पर्सन इन केस ऑफ अ लोन, इनको कंटीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट इज मेंट बाय कंटीजेंट लायबिलिटी, गिव इट्स एग्जांपल्स। आपको ये एग्जांपल देने चाहिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ना, जब आप ट्वेल्थ में जाएंगे तो करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी किसी एक तरीके से और बताई जाएगी आपको, वो भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इस पे हम बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि हमें ट्वेल्थ में डिटेल में पढ़ना है इसको। लायबिलिटी बट सेटिस्फाई वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, ये थोड़ा ट्वेल्थ का काम है, थोड़ा भारी लगेगा आपको। जैसे इट इज टू बी सेटल्ड इन ऑपरेटिंग साइकिल, क्या बोल रहा है ये, ऑपरेटिंग साइकिल बोल रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगा उसका मैं जिक्र करूंगा आपको, शायद अगली क्लास में बताऊं आपको। इट इज हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड, मतलब आपने सामान खरीदा और फिर आप उसे बेचने वाले हैं, ऐसे किसी आइटम पे अगर आपके ऊपर कोई कर्जा चढ़ जाए, उसे करंट लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, आपने मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी रिसेल के लिए थोड़ी खरीदी है, मशीनरी फैक्ट्री में रखेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे ना। सो दैट इज कंसिडर व्हाट, नॉन कर, उसके अगेंस्ट अगर कोई आपने उधारी करी तो उसे नॉन करंट बोलेंगे। लेकिन गुड्स खरीदी, उसके अगेंस्ट पैसा उधार, जैसे मान लो मैंने 50,000 यूनिट्स गुड्स खरीद ली, और उस पर 50 लाख रुपीज मेरा क्या हो गया, क्रेडिट चढ़ गया, तो ये कहलाएगी आपकी करंट लायबिलिटी। लेकिन मैंने 50 लाख रुपए का कोई जमीन खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद ली, मशीनरी खरीद ली, ये इसकी लायबिलिटी क्या कहलाएगी, मेरी नॉन करंट लायबिलिटी कहलाएगी। इट इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिपोर्टिंग, हमने पढ़ चुके हैं। द कंपनी डज नॉट हैव एनी अनकंडीशनल राइट टू डेफर द सेटलमेंट, मतलब कहीं ऐसा ना हो, मतलब ऐसी लायबिलिटी जो एक्सक्लूसिवली 12 महीने के अंदर पे होगी, इसे हम करंट लायबिलिटी बोलेंगे। कई बार पता क्या होता है, ये पेमेंट पर क्या हो जाता है, रोक लग जाती है। आइए मैं बताता हूँ कैसे लग जाती है। आपका किसी कंपनी के साथ ट्रेडिंग चल रही थी आपकी, ठीक है। आपने क्या करा कि उस कंपनी से सामान खरीद लिया, या आपने उस कंपनी को सामान बेच दिया, ठीक है जी। जब आपने सामान बेच दिया, पता चला वो कंपनी किसी टैक्स के मिस अप्रोप्रिएशन में पकड़ी गई, होता ना जीएसटी घोटाले वोटाले में पकड़ी गई, तो बैंक क्या करते हैं, उनके अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। जो पैसा आपको 6 महीने में मिलना था, अब वो कब मिलेगा, कोर्ट से। जब वो कंपनी फ्री होगी, उसके अकाउंट खुलेंगे, तब आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो उस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि तो करंट लायबिलिटी थी ना, लेकिन क्या हो गया, अनकंडीशनली क्या हो गई, वो डेफर हो गई पेमेंट। क्यों डेफर हो गई पेमेंट, बिकॉज दे वर एंटेंगल्ड इन अ लॉ सूट, या कोर्ट केस में चले गए, या क्या कर दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनको क्या कर दिया, उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए। ये है वो अनकंडीशनल राइट टू डेफर द सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी। ये फिर ट्वेल्थ में पढ़ेंगे इसको डिटेल में, तो अभी तो नहीं है। और ऑपरेटिंग साइकिल किसे कहते हैं वो जरा देखिएगा आप यहाँ पर। अब मैं, हाँ ये इसका मतलब समझिए,
अच्छा ये बताइए मुझे, वुलन गारमेंट दिल्ली एनसीआर में कब बिकते हैं? वुलन गारमेंट कोई बता सकता है? वंश बताइए। हाँ, वुलन गारमेंट कब बिकते हैं? जुलाई में बिकते हैं ना, बढ़िया, कोट वोट पहन के। जून में स्क्रॉचिंग हीट एंड यूर वेयरिंग कंबल। नवंबर में ना, नवंबर दिसंबर में, जनवरी फरवरी में जब लगता है यार इस साल तो बहुत सर्दी पड़ रही है, तो जनवरी में पीक होता है। अच्छा वो बनने कब शुरू होते हैं भाई? कब कब उनकी मैन्युफैक्चरिंग कब होती होगी? हाँ। हाँ चले जाइए, यू कैन गो। अब बोल सकते पहले कब होती है मैन्युफैक्चरिंग? भाई वो जून जुलाई में लुधियाना में वो जो शीप वगैरह की जो होती है उनका काम शुरू हो जाता है जून के महीने, ठीक है। तो मई जून में, मई मई के महीने में वो काम शुरू हो जाएगा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, चार मतलब मुश्किल से 6 या 7 महीने का उनका क्या होता है, सीजन होता है। तो बेटा ऑपरेटिंग चले जाओ, रिकॉर्डिंग भी होती है इसकी। ऑपरेटिंग साइकिल इज अ टाइम पीरियड acquiring raw material, converting it to into finished goods, selling it out into the market and realizing cash। यानी कि कैसे? देखिए ऐसे, हमने क्या बोला? एक्वायरिंग रॉ मटेरियल, एक्वायरिंग रॉ मटेरियल, पहला आपने काम करा रॉ मटेरियल, ठीक है। फिर क्या करा? कन्वर्टिंग इनटू फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स में उसको क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद क्या कर दिया आपने? अच्छा एक बात बताइए, ऊन जो होती है वो ऐसे धागे लपेट के आप जाएंगे या उनके कपड़े पहन के जाएंगे? तो फिनिश गुड्स किसे कहते हैं? जो बन चुकी है, रेडी टू वेयर है, ठीक है। फिनिश गुड्स सेलिंग आउट इन द मार्केट, मार्केट में जाके क्या कर दिया? बेच दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? कुछ कैश बिका, और जो कैश नहीं बिका उधार बिका। फिर क्या हो गया? रियलाइजिंग, रियलाइजिंग मतलब पैसा वसूल, रियलाइजिंग द मनी अगेंस्ट इट, ये। और उसके बाद फिर से दोबारा से। तो मान लो ये अगर जून में शुरू हुआ, जून में, ठीक है, और पैसे की वसूली कब हुई? मान लो आपकी फैब में हुई, तो जून से लेकर फैब तक का टाइम फ्रेम कहलाएगा ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिनका ऑपरेटिंग साइकिल छोटा होता है। रक्षाबंधन की राखियां, क्या है उनका ऑपरेटिंग साइकिल? रक्षाबंधन से महीना डेढ़ महीना पहले बननी शुरू होती हैं, महीने में खत्म। स्टील मैन्युफैक्चरिंग का ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगा? मोर देन अ ईयर। कब बनेगा, कब वो झारखंड बनेगा, कब वो यहाँ नोएडा आएगा, कब वो बिकेगा। देखा ना स्टील वाले को पड़ा रहता है, का ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, देयर इज नो नीड टू राइट इट। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड क्या बनाते हैं? जनरेटर सेट बनाते हैं, तीन तीन चार। कोचिन शिप यार्ड है, वहां क्या होता है? शिप की मैन्युफैक्चरिंग होती है, एक शिप को बनाने में चार चार पांच पांच छह छह साल लग जाता है। तो शिप मैन्युफैक्चरिंग का ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगा? रॉ मटेरियल आएगा, कन्वर्ट होगा, बनेगा, बिकेगा, पैसा आएगा। तो ऑपरेटिंग साइकिल डिपेंड करता है आइटम टू आइटम, ठीक है, ऐसा करके। सो ऑपरेटिंग साइकिल की बात हुई थी ना अभी यहाँ पर, तो ये वाला, इट मीन्स अ टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एन एसेट्स फॉर प्रोसेसिंग, कन्वर्जन इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट। इफ द ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, इट इज टेकन एज क्या? 12 मंथ, 12 महीने लेके चलते हैं, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है? ये मजाक है, कंपनी एक्ट की डेफिनेशन है। आदमी कौन है जो औरत नहीं है, बच्चा कौन है जो बूढ़ा नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटी कौन है? जो करंट लायबिलिटी नहीं है, वो देखो कानून कह रहा है, ठीक है। और अभी पढ़ेंगे आप, व्हाट इज पब्लिक कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। एग्जैक्टली दिस इज देयर। तो जब आपको करंट लायबिलिटी पता है तभी आप बोल सकते हो ना कि नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी है, ठीक है जी। सो दिस इज हियर। और थोड़ा आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम लोग बात करेंगे एसेट्स की, ठीक है जी। एसेट्स क्या होती हैं? वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जिसके बेनिफिट आपको क्या मिलेंगे? फ्यूचर में मिलेंगे, उन्हें एसेट्स बोला जाएगा। चाहे वो आपके लैंड हो, बिल्डिंग हो, प्लांट हो, मशीनरी हो, है ना, चाहे आपके पेटेंट हो, कॉपीराइट्स हो, उनको एसेट्स बोला जाता है। एनीथिंग हैविंग मॉनेटरी वैल्यू ओवर विच यू हैव अ लीगल राइट, उसको क्या बोलते हैं आप? एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। आपके घर के सामने जो गाड़ी खड़ी है वो जनरली आप ही की होगी ना? हाँ होगी ना, जनरली होगी, ठीक है। लेकिन पड़ोसी के घर के सामने वाली गाड़ी बोल देंगे आप ये तो मेरी हो गई, आप ऐसा थोड़ी चलता है। फिर अब वो गाड़ी आपके होने के लिए क्या चाहिए? पेपर चाहिए होते हैं,
डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। देन इट गोज इन दैट वे। तो आज हम इसको इतना ही वाइंड अप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम और करेंगे इसको, 2-3 क्लास में होता है, क्योंकि देर आर मेनी कंसेप्ट। अभी तो मैंने क्या करा, बहुत ये वे कंसेप्ट है जिनको कॉन्क्रीट करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो ये उसको उसको पीछे वाली को दे दो। आई गिव यू द न्यू कॉपी, ठीक है। ठीक है भाई। अन्वेषा, आदित्य, गद्दी एंड सैयद, बाय। थैंक यू।